तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सोनी लिव पे आई हुई वेब सीरीज जिसका नाम है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। 1992 में एक ऐसा स्कैम सामने आता है जिसने पूरे स्टॉक मार्केट को हिला के रख दिया था। उस टाइम पे इस स्कैम की वैल्यू थी 5000 करोड़। आपको ये कम लग रहा होगा, लेकिन ये अमाउंट इतना बड़ा था कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू में अगर हम नीरव मोदी और विजय माल्या के अमाउंट को भी कंबाइन कर दें तब भी ये इस स्कैम के सामने कुछ नहीं है। सीरीज की शुरुआत में हम एसबीआई के एक एम्प्लॉय शरद बिल्लारी को देखते हैं। शरद टाइम्स ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस में जाता है और अर्जेंट किसी एडिटर से मिलना चाहता है। शरद के पास एक जबरदस्त न्यूज थी तो उसे वहाँ के बिजनेस एडिटर के पास भेजा जाता है। शरद एडिटर को बताता है कि एसबीआई में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। यहाँ अपनी बात को समझाने के लिए शरद बैंक रिसिप्ट और बैंकिंग सेक्टर में यूज होने वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करता है जो इस एडिटर के सर के ऊपर से जा रही थी। तो वो इसे एक फाइनेंशियल सीनियर जर्नलिस्ट के पास भेजता है जिसका नाम है सुचिता दलाल, जिसे ये चीजें बहुत अच्छे से पता है। शरद सुचिता मैम को बताता है कि एसबीआई में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। बिना किसी रिसिप्ट और बिना किसी पेपर वर्क के एसबीआई के अकाउंट से 500 करोड़ गायब है। अभी मैंने आपको बताया कि ये अमाउंट कितना बड़ा था। आप खुद ही सोच सकते हैं कि बैंक में 1 रुपया भी बिना किसी पेपर वर्क के इधर उधर नहीं होता और एसबीआई जैसे इंस्टीट्यूट ने बिना किसी पेपर वर्क के 500 करोड़ दे दिए थे। सुचिता मैम पहले तो इस बात पे बिलीव नहीं करती, लेकिन जब शरद सुचिता मैम को बताता है कि इसमें हर्षद मेहता का हाथ है तो उसे थोड़ा बिलीव होने लगता है, क्योंकि हर्षद मेहता उस टाइम पे बहुत बड़ा नाम था। और ये सुन के सुचिता आगे एसबीआई में इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने जाती है और यहाँ से हमें बताया जाता है हर्षद मेहता के बारे में। उस टाइम हर्षद मेहता इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन 30 की उम्र तक आते आते उसकी नेटवर्थ 4000 करोड़ के आसपास हो गई थी। यानी अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो 20,000 करोड़ के आसपास। हर्षद को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन उनके पिता के टेक्सटाइल फेल्ड बिजनेस की वजह से उनके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। इन्हीं जिम्मेदारियों के चलते उसने छोटा बड़ा हर बिजनेस ट्राई किया। इन सबसे उसका काम तो चल जाता था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अपनी फैमिली के साथ एक छोटी सी चौल में रहा करता था। शाम को हर्षद अपने भाई अश्विन मेहता से स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करता है। हर्षद कहता है कि बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा बनाया है। अश्विन अपने भाई को समझाते हुए कहता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है और ये सिर्फ साइड इनकम के लिए ही सही है, लेकिन इसी बात पर हर्षद मेहता कहता है कि रिस्क है तो इश्क है। हर्षद की बात को सुनकर अश्विन उसे अगले दिन एक ब्रोकर के पास भेजता है जिसका नाम अंबाला था। यहाँ वो एक जॉबर की नौकरी के लिए रिक्वेस्ट करता है। अंबाला उसे कहता है कि ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन हर्षद कहाँ मानने वाला था। हर्षद उससे एक चांस मांगता है। तो यहाँ अंबाला हर्षद का एक छोटा सा टेस्ट लेता है। यहाँ अंबाला हर्षद से बहुत सारी गुजराती अलग अलग तरह की डिश बताकर ऑर्डर करने के लिए कहता है और हर्षद अंबाला से बिना दोबारा पूछे ये सभी डिश ऑर्डर कर देता है और वो अंबाला के इस टेस्ट में पास होकर वहाँ एक जॉबर बन जाता है। अगले दिन अंबाला का एक पुराना जॉबर भूषण भट्ट उसे काम के बारे में समझाता है। ये दोनों कार से एक आदमी को उतरते हुए देखते हैं। भूषण भट्ट हर्षद को बताता है कि ये है मनु मुंद्रा यानी ब्लैक कोबरा। बीएसई में यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सब उसे ब्लैक कोबरा के नाम से ही जानते हैं और मार्केट में जब मंदी आती है यानी मार्केट जब टूटती है तो सबसे ज्यादा फायदा इसे ही होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम प्रणव है। भूषण प्रणव से एक टिप मांगता है हर्षद के लिए, क्योंकि आज उसका पहला दिन है। लेकिन प्रणव यहाँ कहता है कि फ्री में तो वो अपने बाप को भी टिप नहीं देता और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। भूषण हर्षद को बताता है कि प्रणव एक तेजड़िया है, यानी वो मार्केट के भाव को ऊपर रखने की कोशिश करता है और उसी में उसका प्रॉफिट है। भूषण बताता है कि मंदोड़ियों को बियर और तेजड़ियों को बुल कहा जाता है, क्योंकि बियर हमेशा नीचे की तरफ मारता है और बुल हमेशा अपने सींग से ऊपर की तरफ मारता है। भूषण हर्षद को बताता है कि ये बॉम्बे का वॉल स्ट्रीट नहीं, बॉम्बे का दलाल स्ट्रीट है और मार्केट सिर्फ 2 घंटे खुला रहेगा और जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ दिख रही है वही हमारा एरिया है, हमें वहीं रहना है। और जहाँ सबसे कम भीड़ है वो है चिल्लर स्टॉक्स यानी पेनी स्टॉक्स का एरिया। वहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ बड़े स्टॉक्स में ही डील करते हैं। भूषण हर्षद को अपने एरिया यानी रिंग के बारे में बताता है। इस एरिया को रिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि टाइम स्टार्ट होते ही यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल होता है और कभी कभी तो जॉबर्स आपस में लड़ने झगड़ने भी लगते हैं स्टॉक्स को लेकर। बेल बजते ही सब अपने काम में लग जाते हैं। लोगों की इस एनर्जी को देखते हुए हर्षद को बहुत अच्छा फील होता है। पहले तो वो शांत रहता है, लेकिन सिचुएशन को समझते हुए वो भी अपने काम पे लग जाता है और स्टॉक्स बेचना शुरू करता है। 2 घंटे बाद अंबाला उसे बताता है कि पहले ही दिन उसने 2000 का नुकसान कर दिया है। हर्षद अंबाला से कहता है कि वो वहाँ के शोरगुल में हिसाब करना भूल गया था। आपका जो भी नुकसान हुआ है वो मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा। लेकिन अंबाला इस पर कहता है कि सैलरी तब मिलेगी जब प्रॉफिट होगा, लेकिन अंबाला जैसे तैसे उसे ये पोजीशन दे देता है। चाय की टपरी में भूषण हर्षद को बताता है कि नुकसान वगैरह तो ठीक है, लेकिन आज हर्षद ने कमाल कर दिया। पहले ही दिन उसने 25,000 का स्टॉक बेचे हैं, जो कि कोई आम बात नहीं है।
तुम बस ऐसे ही लगे रहो, फिर देखना क्या होता है। और देखते देखते 1 साल के अंदर ही हर्षद बीएसई का नंबर 1 जॉबर बन जाता है। एक बार वो नोटिस करता है कि प्रीमियम ऑटो के शेयर्स दबादब बिक रहे हैं। शाम को वो न्यूज़पेपर में देखता है कि इस कंपनी ने अपने गाड़ियों की कीमत बढ़ा दी है, इसीलिए स्टॉक्स की कीमत बढ़ गई। हर्षद भूषण से कहता है कि जब कीमत आज बढ़ी है तो पिछले 1 हफ्ते से प्रीमियम ऑटो के शेयर्स क्यों बिक रहे हैं। इसका मतलब इन लोगों को इनसाइडर सोर्सेज से पहले ही पता चल गया था कि गाड़ी की कीमत बढ़ने वाली है, और इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। और इनसाइडर ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है। हर्षद भूषण से कहता है कि हमें भी अपना नेटवर्क कंपनीज के अंदर बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमें इनसाइडर न्यूज़ मिल सके। इसके लिए हम उन छोटे लोगों को टारगेट करेंगे जो कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इसके लिए वो डॉक्टर साटम के पास जाता है जो सभी लेबर यूनियन का लीडर है। यहाँ वो उसे एक्सप्लेन करता है कि वर्कर्स और कंपनी के शेयर प्राइसेस का आपस में बहुत बड़ा गहरा कनेक्शन होता है। हर्षद साटम से कहता है कि अगर वो कंपनीज में हो रही मेजर एक्टिविटीज की खबर उसे देता रहेगा तो वो उसके जरिए शेयर्स के प्राइसेस को प्रेडिक्ट कर सकता है, और वो उससे जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसमें एक हिस्सा आपका होगा। साटम पहले तो इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन हर्षद जैसे तैसे उसे मना ही लेता है। उसके बाद हर्षद उन कंपनीज के शेयर्स को टारगेट करता था जिसके बारे में उसे इनसाइडर न्यूज़ मिलती थी। न्यूज़ अगर नेगेटिव होती तो वो उस कंपनी के शेयर्स को बेच दिया करता था, और अगर पॉजिटिव होती तो वो उस कंपनी के शेयर्स को अपने पास होल्ड कर लिया करता था। कंपनी का फायदा हो या नुकसान, हर्षद का प्रॉफिट ही प्रॉफिट था, कभी बियर बन के और ज्यादातर बुल बन के। कुछ टाइम बाद हर्षद ने अपने जॉबर की जॉब को छोड़ दिया, और वो भूषण से कहता है कि वो यहाँ जॉब करने नहीं सीखने आया था, जो सीखना था वो सीख लिया। अब मैं अपना खुद का ट्रेडिंग अकाउंट चालू करूंगा। अपने भाई अश्विन मेहता के साथ मिलकर वो अपना खुद का ट्रेडिंग अकाउंट चालू करता है, और इस खुशी में वो अपनी फैमिली को डिनर के लिए लेके जाता है। लेकिन हर्षद के पापा उसके इस डिसीजन से बहुत नाराज होते हैं। वो कहते हैं तुमने अपनी अच्छी भली जॉब छोड़ के ये क्या नया शुरू किया है, क्योंकि उनका पहले ही टेक्सटाइल का बिजनेस ठप हो चुका था। वो बिजनेस के झंझट में ना पड़ के अपनी जॉब पे ध्यान देने के लिए कहते हैं, लेकिन हर्षद मेहता कहाँ मानने वाला था। वो कुछ दिन बाद एक बड़े से घर में शिफ्ट हो जाते हैं, और उसके भाई की भी शादी हो जाती है। सब कुछ ऐसे ही चलता जाता है। अब ये लोग एक पेनी स्टॉक अलवर फार्मा को टारगेट करते हैं। अब तक ये लोग इनसाइडर न्यूज़ के जरिए स्टॉक्स को टारगेट करते थे, लेकिन अब ये लोग खुद की एक गलत न्यूज़ को मार्केट में फैलाने का प्लान करते हैं। ये लोग प्रणव नाम के बुल से अलवर फार्मा का र्यूमर फैलाने के लिए बोलते हैं। प्रणव पहले तो पेनी स्टॉक में हाथ डालने से सख्त मना कर देता है, लेकिन हर्षद प्रणव को कन्विंस कर लेता है कि पेनी स्टॉक में उंगली करने से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और ना ही किसी को शक होगा, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है। ये लोग अलवर फार्मा की गुड न्यूज़ किसी जॉबर के कान में भर देते हैं, और ये बात रिंग खुलने से पहले जॉबर्स के बीच में आग की तरह फैल जाती है। क्योंकि हर्षद भी एक जॉबर रह चुका है, तो उसकी बात को सब लोग सीरियस लेते हैं और अलवर फार्मा के स्टॉक्स को खरीदने की कोशिश करते हैं, जिससे अलवर फार्मा का भाव सच में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मार्केट बंद होते होते जिसका शेयर सुबह 5 रुपए था, वो बंद होते होते 20 रुपए पे आ जाता है, जिससे हर्षद एक ही दिन में अपने पैसे को 4 गुना कर लेता है। प्रणव और हर्षद मिलके मार्केट में पैसे लगाते हैं और बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन 1982 में जब हर्षद अपनी नई कार से बीएसई आता है, तब एक न्यूज से उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। जब वो रिंग में अंदर आता है तो अश्विन उसे बताता है कि अजय केडिया नाम के एक आदमी ने रिलायंस कंपनी के 3.5 लाख शेयर डंप कर दिए, जिसकी वजह से हर एक कंपनी को 8 से 10% का लॉस हुआ है, और इन्हीं कंपनी के साथ उनके 10 लाख रुपए मार्केट में डूब चुके हैं। यहाँ से स्टोरी आती है प्रेजेंट में, यानी 1992 में। यहाँ सुचिता अपने सोर्सेज से एसबीआई में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलती है, और तभी वो देखती है कि शरद वहाँ से चला गया है। 1982 में मार्केट क्रैश हो चुका था और उनके घर की हालत बुरी हो रही थी, यहाँ तक कि उनकी सारी सेविंग्स भी खत्म हो चुकी थी। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि हर्षद मेहता के भाई अश्विन मेहता की बीवी को पार्लर में जॉब करनी पड़ रही थी घर चलाने के लिए। अश्विन अपनी बीवी को बताता है कि उसे एक जॉब मिल रही है, लेकिन वो श्रीलंका में है और वो उस जॉब को करने के लिए सीरियस है। उसकी बीवी अश्विन को समझाती है कि अभी ये करने की जरूरत नहीं है। हर्षद और उसके भाई को मार्केट में 10 लाख का लॉस हुआ था, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है। हर्षद इन 10 लाख में से 3 लाख तो चुका है, लेकिन अभी भी 7 लाख बाकी है चुकाने के। उस ब्रोकर का कर्जा उतारने के लिए हर्षद अपने भाई और पापा के साथ उस ब्रोकर के पास जाते हैं और लोन चुकाने के लिए घर का सोना और घर के पेपर्स गिरवी रख देते हैं। क्योंकि ब्रोकर उन पे भरोसा करता है, तो वो उनके घर के पेपर्स गिरवी नहीं रखता और वो कहता है कि वो बाकी के पैसे धीरे धीरे करके चुका सकते हैं, लेकिन जब तक पूरा पेमेंट नहीं होता वो उनका ट्रेडिंग अकाउंट सस्पेंड ही रखेगा। हर्षद अपने लॉस को लेकर टेंशन में रहता है। एक रात वो अकेला बैठा रहता है, तब उसके पापा उसके पास आते हैं और वो हर्षद को समझाते हैं कि वो कोई और काम देख ले। इस पे हर्षद कहता है कि वो बीएससी को छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाला है, और उसी रात उसके पापा की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। अपने पापा की डेथ के बाद हर्षद और अश्विन बीएससी के बाहर बैठे होते हैं, जहाँ हर्षद न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और वो देखता है कि टेल्को और जेनक का शेयर ऊपर गया है।
और वो अश्विन से कहता है कि उसे पहले ही पता था कि ये दोनों शेयर ऊपर जाएंगे। अगर वो ट्रेड कर पाता तो वो जरूर इन पे बहुत सारा प्रॉफिट कमाता। लेकिन अश्विन अपनी श्रीलंका वाली जॉब के बारे में सोच रहा होता है और वो उस बारे में हर्षद को बताता है। हर्षद इस बात पे उदास हो जाता है और उसे वो श्रीलंका जाने के लिए मना कर देता है। हर्षद अश्विन से कहता है कि उसे समझ तो है और वो मार्केट में अच्छा कर भी सकता है, उसने एक एक शेयर की उठा पटक को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। अश्विन इस पे कहता है कि पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। हर्षद इस पे कहता है कि अगर उसके पास थोड़े पैसे और होते तो वो इन सब स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता। तभी वहाँ हर्षद का दोस्त आ जाता है और वो उसे एक थैंक्स कहता है। हर्षद के पूछने पे वो बताता है कि उसकी दी हुई टिप्स पे उसने बहुत सारा पैसा कमाया है और उसकी दी हुई टिप्स उसके बहुत काम आई। हर्षद का दोस्त उन्हें बताता है कि अगर लगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो उन्हें टिप्स देता रहे ताकि उनका प्रॉफिट तो बना रहे। इस बात को सुन के हर्षद को एक आइडिया आता है, क्योंकि ये खुद तो अपना पैसा मार्केट में लगा नहीं सकते। ये लोग सोचते हैं कि ये खुद की एक कंसल्टेशन फर्म चालू करें। वो अपने भाई के साथ एक कंसल्टेशन फर्म चालू करता है जिसका नाम ग्रो मोर कंसल्टेंसी होता है। ये लोग अपने फर्म का आइडिया लेके अपने पहले क्लाइंट जो एक सीए हैं उसके पास जाते हैं। यहाँ ये बंदा नई कंपनी में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा डरता है और हर्षद वहाँ ट्रिक लगाता है और वो अपने भाई से कहता है कि वो ऐसे लोगों के पास क्यों लाया है जिसे इन्वेस्टिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और इस बात पे ये दोनों झगड़ने लगते हैं। अश्विन हर्षद को बताता है कि उनके पास ऑलरेडी 4.5 लाख का एक क्लाइंट है। अब ये सुन के इस सीए के कान खड़े हो जाते हैं और वो इनकी कंपनी में 1 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। ऑफिस के बाहर हर्षद अश्विन से जब 4.5 लाख वाले क्लाइंट के बारे में पूछता है तो अश्विन बताता है कि ये पैसे उसके ससुर जी के हैं जो उन्होंने उसे दिए हैं। और यहाँ से हर्षद की तरक्की का सफर शुरू हो जाता है और वो अपना पुराना पेमेंट क्लियर करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट फिर से चालू करवा लेते हैं और उसी ब्रोकर के यहाँ सब ब्रोकर बन के काम शुरू कर देते हैं। हर्षद अपने ऑफिस के लिए वही जगह चुनता है जहाँ उसके पिताजी कभी टेक्सटाइल का बिजनेस किया करते थे। एक दिन सुबह सुबह हर्षद बहुत सारी चाय पत्ती लेके आता है। ये देख के अश्विन हर्षद से पूछता है कि वो इतनी सारी चाय पत्ती का क्या करेगा। अब हर्षद उसे बताता है कि अब वो लोग चाय पे इन्वेस्ट करेंगे। अश्विन को थोड़ा अजीब लगता है कि वो लोग चाय पे इन्वेस्ट क्यों करेंगे। इस पे हर्षद उसे बताता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाय अफ्रीका में उगती है और दूसरे नंबर पे श्रीलंका में, और इंडिया का नंबर आता है 4th। हर्षद अश्विन को बताता है कि इस बार श्रीलंका में बारिश बहुत कम हुई है जिसकी वजह से चाय की खेती को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो इस वजह से जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो नहीं पाएगी और इंडिया में चाय के दाम अपने आप बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से चाय की कंपनीज को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। अब ये लोग अपनी कंपनी के लिए टाइप राइटर को अपॉइंट करते हैं। ये लोग सिर्फ उन्हीं बंदों को अपॉइंट करते हैं जिनके पास खुद का टाइप राइटर होता है, क्योंकि इनके पास खुद का टाइप राइटर लाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ये लोग अलग अलग लोगों को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन शुरुआत में बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं बनती। तब हर्षद अपने पुराने दोस्त से मिलता है और उसे इन्वेस्टमेंट का ऑफर देता है। हर्षद के दोस्त को उसकी बताई हुई कोई बात समझ में नहीं आती है और उसकी सारी बातें उसके सर के ऊपर से जाती हैं। हर्षद यहाँ अपने दोस्त को शॉर्ट सेलिंग के बारे में बताता है। नॉर्मली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, कम प्राइस में स्टॉक्स को खरीद के जब प्राइस बढ़ जाता है तो उसे ज्यादा प्राइस में बेच के प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, जब प्राइस हाई चल रहा होता है तो उसे ऊपर बेच दिया जाता है और जब प्राइस कम हो जाता है तो उसे खरीद के अपना प्रॉफिट बुक किया जाता है। इस पे हर्षद का दोस्त कहता है कि ये तो क्रिकेट में सट्टा लगाने जैसा है कि जो टीम हारी आप उस पे सट्टा लगाओ और वो टीम हार गई तो आपका प्रॉफिट। अब वो हर्षद से पूछता है कि शेयर का प्राइस कम होने के बजाय बढ़ गया तो उनका नुकसान नहीं होगा। इस पे हर्षद कहता है कि अगर तुम्हें टीम की हिस्ट्री पता हो, प्लेयर्स के बारे में पता हो और पिच की कंडीशन पता हो तो इसे सट्टा नहीं कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन कहते हैं। हालांकि इस बंदे को समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन वो हर्षद की बात पे भरोसा करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। 6 महीने निकल जाते हैं और हर्षद को सिर्फ उसकी फैमिली और दोस्तों से ही इन्वेस्टमेंट मिलती है। एक दिन प्रणव हर्षद से मिलने आता है तो हर्षद प्रणव से कहता है कि वो अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट से भी हर्षद को मिलवा दे। तो प्रणव हर्षद को कुछ लोगों से मिलवाने ले जाता है जो लोग इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं। प्रणव इस मीटिंग के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जहां हर्षद उन लोगों को अपने और अपनी कंपनी के बारे में बताता है। हर्षद उन लोगों को इन्वेस्टिंग के लिए कन्विंस कर लेता है और उन लोगों से हर्षद को बहुत सारा फंड भी मिल जाता है। वहीं सुचिता दलाल टाइम्स ऑफ इंडिया में एज अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट ज्वाइन करती हैं। पहले दिन वो अपने कलीग देवाशीष के साथ बीएसई एज अ ट्रिप जाती हैं। वहीं हर्षद का कुछ पैसा लोकास में घुस चुका है और वो इस चीज के लिए थोड़ा परेशान रहता है। तभी अश्विन हर्षद को सजेस्ट करता है कि ये सिर्फ 2 लोगों का काम नहीं है, इस काम के लिए उन्हें और लोगों की जरूरत है। उन्हें एक ऑलराउंडर प्लेयर चाहिए जिसे रिंग में जाने का भी एक्सपीरियंस हो और ऑफिस संभालने का भी। और यहाँ हर्षद अपने पुराने दोस्त भूषण भट्ट को याद करता है जो कि एक जॉबर है। पहले तो भूषण हर्षद के ऑफर के लिए मना कर देता है क्योंकि वो अंबाला के यहाँ से अपनी जॉब को नहीं छोड़ना चाहता।
पर यहाँ हर्षद उसे अपनी बड़ी बड़ी बातों में कन्विंस कर लेता है। बातों बातों में हर्षद उसे यहाँ पार्टनर बोलता है, तो भूषण को लगता है कि वो सच में उसे पार्टनरशिप ऑफर कर रहा है और इस तरह भूषण उसकी बात मानकर यहाँ काम शुरू कर देता है। अब ये लोग अपने पुराने ऑफिस को छोड़कर एक दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। अब धीरे धीरे हर्षद स्टॉक मार्केट में बड़ा हो रहा था और अब वो भी पैसों से खेलने लगा था और धीरे धीरे इसकी ये दुनिया बड़ी हो रही थी और अब खेल से ज्यादा उसकी नजर पूरे मैदान पर थी, क्योंकि जितने बड़े उसके सपने थे उसके सामने पूरी रिंग छोटी पड़ने वाली थी। और इस रिंग का रिंग मास्टर कोई और नहीं मनु मुंद्रा, जिसे बीएससी में लोग ब्लैक कोबरा के नाम से जानते हैं। उस टाइम पे मनु भाई के कहने भर से स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाया करता था और देश की बड़ी से बड़ी कंपनी भी उनके डिसीजन से डरती थी। और अगर रिंग में कोबरा है तो उसे टैकल करने के लिए एक मंगूस तो जरूर होता है और वही मंगूस है अपना हर्षद मेहता। हर्षद की लाइफ में सब बढ़िया चल रहा था। अक्टूबर 31, 1984 को जब हर्षद मेहता अपने घर में कैरम खेल रहा था तभी उसे अपने रेडियो के जरिए पता चलता है कि पीएम इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी को इंडिया का नया पीएम बना दिया जाता है और इससे स्टॉक मार्केट में काफी असर पड़ता है। इस न्यूज के बाद ब्लैक कोबरा मार्केट क्रैश करने की कोशिश करता है। वो सारे ऊपर जा रहे स्टॉक्स को स्क्वायर ऑफ करके नीचे लाने की पूरी कोशिश करता है। प्रणव भी राजीव गांधी के पीएम बनने से डर जाता है और अश्विन को बोलता है कि मार्केट में हमने जितना ही पैसा लगा रखा है उसे उठा लिया जाए, क्योंकि मार्केट क्रैश कर सकती है और इस बार का क्रैश और भी ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन हर्षद के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा था। हर्षद प्रणव को कुछ पेनी स्टॉक्स बताता है, यानी एनरोल और स्पाइक्स जैसी कंपनियां। प्रणव इस पे बोलता है कि देश में अभी दंगे चल रहे हैं, लोग गाड़ी चलाने की बजाय गाड़ी जला रहे हैं और इस टाइम पे कोई पेट्रोलियम और ऑयल पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा। इस पर हर्षद कहता है कि गाड़ी जलाने और चलाने दोनों में ही पेट्रोल लगता है, इसकी सेंटिमेंटल नहीं रियल वैल्यू देखो। हर्षद एनरोल पे लॉन्ग पोजीशन बना के रख लेता है। तभी रिंग से भूषण का फोन आता है कि आज एनरोल बहुत नीचे जाएगा। हर्षद भूषण से पूछता है कि एनरोल को कौन नीचे लेके जा रहा है। इस पे भूषण बताता है कि इसके पीछे ब्लैक कोबरा का हाथ है। वो हर्षद को बोलता है कि वो लोग थोड़ा सा लॉस उठा के बचे हुए पैसे को बचा लें, लेकिन इस पे हर्षद का दिमाग घूम जाता है और वो उल्टा सभी अपने जॉबर्स को और क्लाइंट को उल्टा खरीदने के लिए बोल देता है एनरोल को। उसे जहां से भी जितना भी एनरोल मिलता है मार्केट में वो उसे अपने क्लाइंट्स और जॉबर्स को खरीदवा देता है और वो खुद जाके एनरोल के प्राइस को रिंग में चेक करता है और वहाँ कोबरा के आदमी भी मौजूद होते हैं और हर्षद वहाँ भी अपने सभी जॉबर्स को एनरोल उठाने के लिए बोलता है। कोबरा के आदमी एनरोल गिरने का वेट करते हैं ताकि वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके अपना प्रॉफिट बना सके, लेकिन हर्षद यहाँ पूरे गेम को पलट देता है। एनरोल का प्राइस उसकी वजह से 29 से 47 रुपीज चला जाता है और इससे कोबरा का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। कोबरा अपने आदमियों से पूछता है कि हर्षद मेहता है कौन? तब वो लोग कोबरा को बताते हैं कि हर्षद मेहता इतनी ज्यादा खरीदारी कर रहा था कि एनरोल का प्राइस इतना ऊपर चला गया और इस पे ब्लैक कोबरा थोड़ा भड़क जाता है और वो कहता है कि वक्त आने पे वो हर्षद मेहता को देख लेगा। अब फरवरी 1986 में जब नए फाइनेंस मिनिस्टर का बजट निकला और यहाँ हर्षद ने भी 16 महीने तक बिना किसी बैकअप प्लान के सिर्फ इन्वेस्ट किया था। उसने बहुत हैवी इन्वेस्टिंग कर रखी थी एनरोल और स्पाइक जैसे स्टॉक्स में। हर्षद सरकार की लिबरल पॉलिसीज पे भरोसा करके इन्वेस्ट करता जा रहा था, लेकिन हर्षद ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने उन पॉलिसीज को थोड़ा इग्नोर किया और हर्षद को बहुत ज्यादा लॉस हुआ और ऐसे में कोबरा ने हर्षद के फेवरेट स्टॉक स्पाइक को टारगेट किया और प्राइस को नीचे ले जाना चाहा, लेकिन वो जानता था इससे हर्षद को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और वो यहाँ एक सीधी सी बात बोलता है, जब आप आदमी का काम खराब ना कर पाओ तो उसका नाम खराब कर दो। कोबरा मार्केट में फेक न्यूज फैला देता है कि हर्षद ने स्पाइक्स में 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान कर दिया। कोबरा सोचता है कि इससे सारे इन्वेस्टर्स स्पाइक्स को सेल करना शुरू कर देंगे और इससे स्पाइक्स का प्राइस नीचे तो आएगा ही आएगा, हर्षद का भी नाम खराब हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे हर्षद का भी एक अच्छा खासा नेटवर्क होता है और उसे कोबरा की पूरी प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है और वो अपने सारे के सारे ड्यूज 14 दिन पहले ही क्लियर कर देता है और वो बीएसई की हर जगह जहां लोग इकट्ठा होते हैं वहां ये न्यूज फैला देता है कि उसने सारे के सारे ड्यूज 14 दिन पहले ही क्लियर कर दिए हैं। चाय वाले से लेके कैंटीन तक वो हर जगह मार्केटिंग करवाता है और ऐसे हर जगह हर्षद मेहता के बारे में ही बातें चलती रहती हैं और कोबरा का ये प्लान भी फेल हो जाता है और यहीं से हर्षद मेहता को बीएसई का बच्चन ये टाइटल मिल जाता है। लेकिन अब हर्षद और ज्यादा कुछ बड़ा करना चाहता था। वो सोच रहा था कब तक हम अपने फंड से रिस्क लेके मार्केट में प्रॉफिट बनाते रहेंगे, इसीलिए हर्षद को चाहिए थे और ज्यादा फंड्स यानी पैसे और इसके लिए हर्षद ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग का दरवाजा खटखटाया, यानी LIC और UTI जैसी बड़ी कंपनियां जो इन्वेस्टिंग करती थी स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े अमाउंट से। इसके लिए हर्षद और अश्विन UIT के चेयरमैन से एक मीटिंग करते हैं। UIT के पास उस टाइम पे 20,000 करोड़ से भी ज्यादा के फंड थे,
जो इन्वेस्टिंग के लिए अवेलेबल थे। हर्षद को बस इस पैसे का एक्सेस चाहिए था ताकि वो ज्यादा पैसे मार्केट में लगा के ज्यादा प्रॉफिट बना सके। लेकिन यूआईटी का चेयरमैन इनके साथ बिजनेस करने से साफ साफ इनकार कर देता है और इन्हें निराश होकर यहाँ से जाना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हर्षद प्रणव के साथ एक पार्टी में आया है। प्रणव हर्षद को उसके बिग प्रॉफिट पे छेड़ रहा था, लेकिन हर्षद यहाँ थोड़ा उदास था। यूआईटी वाले ने हर्षद को साफ साफ शब्दों में कहा, निकल, पहली फुर्सत में निकल। लेकिन मार्केट टैकल करने के लिए हर्षद को उस फंड की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो प्रणव को बताता है कि अगर उसके पास फंड होते तो वो सेंसेक्स को पूरे 4000 पॉइंट ऊपर रखता। यहाँ हर्षद कलकत्ता वाले अजय केडिया से मिलता है जो प्रणव को अच्छी तरह जानता था। अजय केडिया वही बंदा है जिसने हर्षद को फर्स्ट एपिसोड में यानी 1982 में 10 लाख का नुकसान करवाया था। हर्षद इस बंदे से बात करने का ट्राई करता है क्योंकि हर्षद ने इस बंदे के बारे में बहुत सुना था, यानी अजय केडिया के बारे में। लेकिन केडिया हर्षद को पूरी तरह इग्नोर करता है और उसकी फोन की बेइज्जती भी करता है। हर्षद को केडिया का ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो प्रणव को पूछता है कि आखिर इस बंदे को किस बात का घमंड है। प्रणव हर्षद को बताता है कि केडिया एक साथ 4 कंपनीज को चलाता है और उसका परिवार पीढ़ियों से न सिर्फ स्टॉक बल्कि मनी मार्केट को भी डोमिनेट कर रहा है। मनी मार्केट ये शब्द हर्षद के लिए नया था। प्रणव हर्षद को बताता है कि स्टॉक मार्केट से भी दुगना अमाउंट रोज मनी मार्केट में सर्कुलेट होता है और यहाँ से हर्षद को मनी मार्केट में भी घुसने की चुल मच जाती है। एक तो उसे अजय केडिया को सबक सिखाना है और दूसरा मनी मार्केट की मनी को यूज करके और ज्यादा प्रॉफिट बनाना है। प्रणव, अश्विन और भूषण हर्षद को नए मार्केट में घुसने से मना करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे थे। यहाँ पे हर्षद बहुत अच्छी बात बोलता है। बिजनेस का सैचुरेशन पॉइंट होता है लेकिन दिमाग का नहीं, इसीलिए चीजों को सीखते और ट्राई करते रहना चाहिए। और वो मनी मार्केट को स्टडी करना स्टार्ट करता है। हर्षद सबको बताता है कि जिस तरह स्टॉक मार्केट में सिर्फ स्टॉक की अदला बदली होती है, इसी तरह मनी मार्केट में बॉन्ड और सिक्योरिटीज की अदला बदली होती है। सिक्योरिटीज का जनरल मीनिंग है स्टॉक्स और थोड़ी कमोडिटीज यानी सोना, चांदी, च्यवनप्राश। जस्ट किडिंग। मनी मार्केट में आप किसी बैंक को कुछ सिक्योरिटीज देते हो तो बदले में वो आपको एक एसजेएल नाम की रसीद देता है और फिर ये एसजेएल आप आरबीआई के एडीओ में सबमिट करते हैं, यानी बहुत झमेला और टाइम पास। यहाँ ये लोग एक दूसरा मेथड यूज करते हैं जिसे कहते हैं बैंक रिसिप्ट। इसी को आसानी से समझते हैं। किसी बैंक को कुछ पैसों के स्टॉक्स चाहिए तो वो बैंक आपको पैसे ट्रांसफर कर देगा और आप पैसे मिलने पर उस बैंक को एक रिसीप्ट दोगे जस्ट टू कंफर्म कि हाँ भाई पेमेंट हो गई है, अब मैं 10 से 15 दिन में तेरा माल तुझको पहुंचा दूंगा। यहाँ माल से मतलब है सिक्योरिटीज यानी स्टॉक्स। हर्षद इस फील्ड में एज अ ब्रोकर काम करना चाहता है और इस फील्ड के मेगा प्लेयर सिटी बैंक के मैनेजर त्यागी से मिलता है। यहाँ त्यागी केडिया और बाकी सारे ब्रोकर के साथ मिलकर ऑलरेडी काम कर रहा है तो वो हर्षद के ब्रोकरेज ऑफर से साफ साफ इनकार कर देता है। वो हर्षद से कहता है कि अगर वो स्टॉक मार्केट का आदमी है तो वो वहीं रहे, इधर उधर घुसने की कोशिश ना करे। लेकिन हर्षद कहाँ मानने वाला था। वो बैंक ऑफ अमेरिका में ट्राई करता है। उसे मालूम पड़ता है कि मैनेजर की मद्रास के लिए आज फ्लाइट है और वो कुछ दिन तक वहीं रहेगा। लेकिन हर्षद को तो चुल मची थी। वो फ्लाइट में उसके बाजू वाली सीट को बुक करके फ्लाइट में ही इस डील को क्रैक कर लेता है। इस मैनेजर का नाम नीरज है और नीरज हर्षद को बताता है कि सिटी बैंक और केडिया मिलकर मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं और इन लोगों को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिटी बैंक की मोनोपोली को तोड़ने के लिए ये लोग हर छोटे छोटे बैंक को अपने ग्रुप में ले लेते हैं। सिटी बैंक की मोनोपोली और दबदबे के कारण छोटे बैंक्स को बहुत लॉस उठाना पड़ता था, लेकिन हर्षद सभी बैंक्स को एक साथ लेके आया। हर्षद को भी शुरू में यहाँ लॉस उठाना पड़ा क्योंकि छोटे बैंक्स का काम करने का तरीका बहुत ज्यादा अलग था, लेकिन ये चीज सिटी बैंक की मोनोपोली को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अहम थी और हर्षद यहाँ भी एक लॉन्ग इनिंग खेलने के लिए तैयार था। कुछ समय बाद जब हर्षद ने यहाँ भी अपनी पकड़ बना ली तो वो टारगेट करता है सभी बैंक्स के बाप यानी एसबीआई को। यहाँ एसबीआई में हर्षद बाकायदा अपनी रिसर्च रिपोर्ट के साथ लो ब्रोकरेज रेट में बिजनेस करने का वादा करता है। भले ही उसने कितना भी लॉस उठाया हो, लेकिन आज तक उसने अपने क्लाइंट्स का नुकसान नहीं होने दिया। एसबीआई वाले भी इस चीज को जानते थे और उन्होंने सिटी बैंक की मोनोपोली को तोड़ने के लिए हर्षद से हाथ मिला लिया। ऐसे ही चलता रहा और हर्षद के इतने कॉन्टेक्ट्स हो गए थे कि वो लोग सिटी बैंक के डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आ गए थे। एक बार हर्षद प्रणव के साथ एक कैफे में बैठा था। प्रणव एसीसी सीमेंट के शेयर्स को उछालकर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा था। वो हर्षद को बताता है कि कोबरा भी एसीसी के पीछे पड़ा हुआ है। प्रणव अपने फंड्स यूज करके बहुत ज्यादा टाइम तक एसीसी के शेयर्स को ऊपर नहीं रख सकता। यहीं हर्षद को एक आइडिया आता है और वो अश्विन को इस बारे में बताता है। कैनरा बैंक को कुछ सिक्योरिटीज चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अपने ब्रोकर यानी हर्षद के अकाउंट में कुछ पैसे डलवाए थे। ये पैसे हर्षद को 10 दिन बाद दूसरे बैंक को लौटाने थे, तो वो इन पैसों को अकाउंट में पड़े रहने के बजाय मार्केट में लगा के बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। प्रणव की वजह से एसीसी का शेयर ऑलरेडी तेजी में था और अब हर्षद अपने बैंक्स वाले फंड्स को यूज करके एसीसी को और ज्यादा ऊपर ले जाना चाहता था और इस तरह स्टॉक मार्केट के बुल की रिंग में वापसी होती है। और इस बार कोई भी उसे रोक नहीं सकता था क्योंकि इस बार हर्षद के पास पैसे नहीं
बल्कि पैसे की पूरी दुकान थी। हर्षद ऐसे ही करते करते बैंक्स के पैसे को इनडायरेक्टली मार्केट में लगा के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा था और इन प्रॉफिट की वजह से वो मनी मार्केट में लो ब्रोकरेज पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट उठाता था। हर्षद की पैसों की दुकान में कभी पैसों की कमी नहीं हुई। एक बार एक बैंक ने हर्षद से पूरे 200 करोड़ की सिक्योरिटीज मांगी, लेकिन यहाँ हर्षद के पास इतने पैसे थे ही नहीं, तो वो बैंक ऑफ कराज में जाकर वहाँ एक झूठी बैंक रिसिप्ट बनाने के लिए बोलता है। बैंक ऑफ कराज ऑलरेडी बहुत सारे लॉसेस में चल रहा था। यहाँ का मैनेजर उसे बताता है कि उसके पास तो बैंक के एम्प्लॉयज को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। हर्षद ये बात जानता था, इसीलिए वो बैंक ऑफ कराज को 200 करोड़ के फेक बैंक रिसिप्ट बनाने के लिए 4 करोड़ ऑफर करता है। हर्षद को वो 200 करोड़ चाहिए जो बैंक ऑफ कराज के अकाउंट में आएंगे, क्योंकि वो उस फंड से और बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाएगा और प्रॉफिट बनाने के बाद वो 200 करोड़ बैंक ऑफ कराज को वापस कर देगा। आरबीआई को कुछ टाइम बाद बैंक रिसिप्ट के बारे में पता चलता है और वो एक इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, लेकिन सुचिता को इस बारे में एक हिंट मिल जाती है और वो टाइम्स ऑफ इंडिया में इस बारे में एक आर्टिकल भी छापती है। अब ये बात पब्लिक डोमेन में पहुंच जाती है और अपनी इमेज को बचाने के लिए आरबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा तेज कर देता है और बैंक रिसिप्ट पे पूरी तरह रोक लगा देती है। लेकिन ये चीज भी हर्षद को रोक नहीं पाती। वो छोटे बैंक से 10% रेट पे पैसे लोन पर लेता है, लेकिन छोटे बैंक्स को इतने सारे पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो वो बड़े बड़े पीएसयू जैसे ओएनजीसी और कोल इंडिया को अपना एक्स्ट्रा कैश बैंक में जमा करने के लिए कन्विंस कर लेता है और वो इन्हें बताता है कि वो इन पैसों से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा और इस प्रॉफिट में उनका भी एक हिस्सा होगा। ये पैसा पीएसयू बैंक्स में जमा करते हैं और यही पैसा बैंक से उठाकर हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता है और यहाँ से हर्षद मेहता बीएसई का बादशाह बन जाता है। वो जिस स्टॉक को छू लेता था वो स्टॉक रॉकेट बन जाता था। वो अपनी फैमिली के साथ बड़े से विला में शिफ्ट हो जाता है और फाइनेंशियल मार्केट का किंग बन जाता है। हर जगह हर्षद मेहता के चर्चे होते हैं। उसे गाड़ियों का शौक होता है, तकरीबन हर लग्जरी गाड़ी वो पहले ही खरीद चुका होता है। अब वो शोरूम वाले से कुछ नया दिखाने के लिए बोलता है। शोरूम वाला उसे बताता है कि अगले महीने एक इम्पोर्टेड लग्जरी गाड़ी आ रही है, लेकिन केडीए कंपनी ने उसे ऑलरेडी बुक कर लिया है और यहाँ हर्षद की सनक जाती है और वो उस गाड़ी को 10 लाख एक्स्ट्रा दे के उस गाड़ी को खुद के लिए बुक करवा लेता है, क्योंकि बात यहाँ केडिया की हो रही है। एपिसोड के लास्ट में दिल्ली से एक बाबा हर्षद को फोन करके उसे मिलने के लिए बुलाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत यहाँ एक बार से होती है जहाँ सुचिता मनी मार्केट की इरेगुलरिटीज को कवर करने के लिए अपने एक सोर्सेज से मिलने जाती है, लेकिन यहाँ ये बंदा सिर्फ हर्षद मेहता के बारे में बात कर रहा है कि देश की इकोनॉमी डाउन है और मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है। ये बंदा सुचिता को बताता है कि हर्षद पीयूसीयू और बैंक से फंड्स उठा रहा है, लेकिन ये स्टोरी कवर करने के लिए सुचिता को एक सॉलिड प्रूफ चाहिए जो इन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। वहीं हम हर्षद को देखते हैं जो पोलो स्टील के चेयरमैन से मिलकर उन्हें बताता है कि उनकी कंपनी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। वो उनसे वादा करता है कि वो एसीसी और माजदा इंडस्ट्रीज के शेयर्स की तरह उनकी कंपनी के शेयर्स को भी आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा देगा और इसके बदले वो कंपनी के थोड़े से शेयर्स और फंड मांगता है। शाम को अश्विन हर्षद से पोलो डील के बारे में बात करने आता है और वो पूछता है कि वो इस डील के लिए पैसे कहाँ से लाएगा। इस पे हर्षद बताता है कि उसने कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड वालों से बात कर रखी है और ये काम आसानी से हो जाएगा। अश्विन यहाँ थोड़ा सा परेशान दिखाई देता है क्योंकि आने वाले फंड्स की जानकारी सिर्फ हर्षद को है और वो इन फंड्स के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताता। लेकिन हर्षद अश्विन को टेंशन ना लेने के लिए बोलता है और वो उसे बताता है कि वो जल्द ही ग्रोमोर का आईपीओ लॉन्च करेंगे और देखना उसके बाद हमें कभी भी फंड्स की दिक्कत नहीं होगी। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब पहली बार कंपनी अपने शेयर आम पब्लिक के लिए अलाउ करती है उसी को आईपीओ कहा जाता है। और यहाँ से ये लोग पोलो को उछालना शुरू कर देते हैं। मार्केट के इस बुल रन से मनु मुंद्रा और उसकी गैंग बहुत परेशान रहती है। ये लोग अजय केडिया के साथ मिलकर हर्षद के कुछ पार्टनर्स को टारगेट करते हैं और उन्हें पोलो स्टील्स के बहुत सारे शेयर्स बेचने के लिए कहते हैं ताकि पोलो स्टील का शेयर गिर जाए और हर्षद को बहुत बड़ा लॉस हो जाए और ये लोग इसके बदले यहाँ उन्हें कुछ और चीज ऑफर करते हैं। हर्षद यहाँ थोड़ा परेशान है कि सारे शेयर तो हम खरीद के बैठे हैं, फिर ये मार्केट में इतने सारे शेयर्स बेच कौन रहा है। थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने पे इन्हें पता चलता है कि कोई इन्हें इन्हीं के शेयर्स चिपका रहा है और इसके पीछे बियर गैंग का हाथ है। यहाँ हर्षद बौखला कर ये डिसीजन लेता है कि वो और ज्यादा फंड्स इकट्ठा करके पोलो शेयर्स को और ज्यादा उछालेगा और इन लोगों को सबक सिखाएगा। वो इसके लिए एसबीआई की एक ब्रांच में जुगाड़ लगवाकर 500 करोड़ का फंड इकट्ठा करता है। ये बंदा जो हर्षद को चेक देना है ये थोड़ा नर्वस है क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट इन्होंने कभी भी किसी को नहीं दिया और हर्षद इसकी एसडीएल तो क्या बीआर भी नहीं देता। अश्विन यहाँ थोड़ा परेशान रहता है कि आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस के अनुसार अब ये लोग बैंक्स का पैसा बैंक रिसीप्ट के जरिए नहीं उठा सकते और इन लोगों के पास देने के लिए बैंक रिसीप्ट भी नहीं है और वो लोग इस वजह से बहुत बुरा ना फंस जाएं। लेकिन हर्षद इस बात को इग्नोर कर देता है। वहीं सुचिता को थोड़ा प्रूफ मिल जाता है। वो देखती है कि हर्षद के सारे स्टॉक्स की प्राइस एकदम से बढ़ जाती है। ये बात वो सेबी के गवर्नर को बताती है, लेकिन यहाँ का गवर्नर इस बात को साफ साफ मानने से इनकार कर देता है कि हर्षद मेहता जैसा ब्रोकर पूरे एक्सचेंज को मैनिपुलेट कर रहा है।
अब इसमें गवर्नर की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर्षद इतनी स्मार्टली LIC और UTI की आड़ में इतनी स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहा था कि किसी को कोई भनक नहीं लग रही थी। वैसे सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सभी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। एक बार भूषण हर्षद को बताता है कि सभी मार्केट के बड़े बड़े धुरंधर उसे डिफेम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उनकी बातों में आकर ग्रो मोर से उनके फंड्स को वापस ले रहे हैं। इस चीज को टैकल करने के लिए हर्षद बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर हर जगह एक एड चलाता है, हर्षद मेहता इज अ लायर। इस एड की हेडलाइन चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस एड का कंटेंट ये बताता है कि हर्षद मेहता सच में झूठा है, क्योंकि उसने अपने इन्वेस्टर को जितना प्रॉमिस किया था उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिया है। इस एड ने लोगों पर जादू की तरह काम किया और हर्षद मेहता की पॉपुलैरिटी और भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जनवरी 1992 तक हर्षद ने सेंसेक्स को ऑल टाइम हाई 2000 पॉइंट तक पहुंचा दिया था। लेकिन इसी के बीच सुचिता को एक प्रूफ मिलता है। वो देवाशीष को एक खंडर बन चुकी बिल्डिंग में ले जाती है और वहां वो लोग माजदा इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करते हैं। माजदा इंडस्ट्रीज उस टाइम पे BSE की एक वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज थी, लेकिन माजदा इंडस्ट्रीज के साथ हमेशा ऐसा नहीं था। हर्षद ने ACC की तरह ही माजदा इंडस्ट्रीज को ही बहुत ऊंचा उठाया था। देवाशीष उससे पूछता है कि वो एकदम से माजदा इंडस्ट्रीज के बारे में क्यों बात कर रही है और वो इसे इस खंडर में क्यों लाई है। तब सुचिता उसे बताती है कि असल में ये खंडर कुछ और नहीं बल्कि माजदा इंडस्ट्रीज ही है। हर्षद एक बंद पड़ी कंपनी के नाम पे लोगों को ठग रहा है। देवाशीष उसे बताता है कि अगर वो इस बारे में आर्टिकल छापेगी भी तब भी हर्षद को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो इंडिया का सबसे बड़ा एडवांस टैक्स पेयर बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद सुचिता अपने आर्टिकल में इसे छापती है और उसके बाद हर्षद उसे एक मीटिंग के लिए बुलाता है। वहाँ सुचिता बोलती है कि आप जानते हैं ना, आप जिस तरह से फंड रेस कर रहे हैं वो पूरी तरह इलीगल है। हर्षद बोलता है कि मेरे मेथड न्यू और अनकन्वेंशनल है, इसलिए मेरे मेथड लोगों को अलग लगते हैं। वो सुचिता से कहता है कि वो सिर्फ मार्केट ही नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी को भी सुधारना चाहता है, और इतना कहते ही वो सुचिता से कहता है कि वो भी उसके साथ आ जाए, क्योंकि वो जो उसके साथ होता है वो उसे बना देता है। और इतना कहते ही वो सुचिता को एक चेक ऑफर करता है, लेकिन इस पर सुचिता पूरे रोब के साथ कहती है कि आप लोगों को बनाते तो हैं लेकिन आप लोगों को पागल बनाते हैं। आपके पास देश की इकोनॉमी तो छोड़िए, आप एक किराना की दुकान नहीं चला सकते हैं। बस जब तक आपका फंड का भांडा नहीं फूट जाता तब तक आपकी मनमानी चलेगी। आप देश की इकोनॉमी को नहीं अपने फॉर्चून को बढ़ा रहे हैं। और इतना कहने के बाद सुचिता वहां से चली जाती है। एक दिन हर्षद का सोच उसे फोन लगा के बताता है कि अगले दिन ही उस पे इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है। इन्फॉर्मेशन के तुरंत बाद हर्षद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर देता है और उसके बाद जितनी भी फ्लॉपी डिस्क पड़ी हैं उन सब में से उन सब डेटा को डिलीट कर देता है और एक स्माइल के साथ सभी इनकम टैक्स ऑफिसर्स का अपने घर में स्वागत करता है। और इनकम टैक्स वालों को उसके घर और ऑफिस में कुछ भी नहीं मिलता और उन्हें खाली हाथ जाना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अजय केडिया को कोई इस रेड के बारे में बता रहा है और ये भी कि इनकम टैक्स वालों को घर में और ऑफिस में कुछ भी नहीं मिला है। अजय केडिया इस बात से थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगा था इस बार हर्षद जरूर फंसेगा, लेकिन हर्षद इस बार भी बच जाता है क्योंकि उसे इस रेड के बारे में पहले ही पता चल जाता है और यहाँ एपिसोड एंड हो जाता है। हर्षद मेहता के घर और ऑफिस दोनों जगह इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, लेकिन इस रेड के बारे में हर्षद मेहता पहले से ही जानता था, इसलिए उन्हें उनके घर और ऑफिस ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता। लेकिन डिपार्टमेंट वालों ने उनके अकाउंट ऑफिस में ताला लगा दिया था, जिससे वो थोड़ा निराश था। इसी बीच दूरदर्शन वाले नए बजट पर हर्षद का रिएक्शन जानने आए थे। यहाँ हर्षद सभी को एक फ्री की टिप देता है। वो कहता है कि सभी लोग बढ़ते इंडिया पे इन्वेस्ट करें क्योंकि अब धमाका होने वाला है। वहीं मद्रास स्टॉक एक्सचेंज पर सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सेंसेक्स की 2000 पॉइंट ऑल टाइम हाई को सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं RBI का गवर्नर वेंकट रमन सभी इंस्टीट्यूट को खरीदने की बजाय बेचने के लिए कहता है। वो स्टॉक एक्सचेंज को भी कहता है कि वो मार्केट में दखल देके मार्केट को कूल डाउन करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सब नॉर्मल नहीं है। मीटिंग के बाद सेबी का गवर्नर उन्हें बताता है कि कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि मार्केट हर्षद मेहता नाम के एक ब्रोकर के जाल में खोया हुआ है। सेबी गवर्नर के पास बहुत ज्यादा ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन वो इस बारे में RBI गवर्नर से हर्षद के बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं। इसी मीटिंग को अटेंड कर रहा है ये आदमी RBI गवर्नर से पर्सनली मिलके हर्षद के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। इन्वेस्टिगेशन करना इसलिए ही बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन जब हर्षद की फंडिंग्स खत्म हो जाएंगी तब मार्केट एकदम से धड़ाम नीचे आ जाएगा, जिससे इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। RBI गवर्नर को इस बंदे से पता चलता है कि कुछ दिनों पहले हर्षद मेहता की यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले गवर्नर को बताते हैं कि हर्षद मेहता रेड के लिए पहले से ही तैयार था, तो उन लोगों को वहां से तो कुछ खास नहीं मिला, लेकिन उसके SBI वाले अकाउंट में बहुत ज्यादा हलचल हो रही है। RBI गवर्नर हर्षद के SBI वाले अकाउंट की थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करवाता है और यहाँ से जो उसे पता चलता है उस पर वो बिलीव नहीं कर पाता, क्योंकि हर्षद के अकाउंट में अरबों के ट्रांजैक्शन हो रहे थे। ये ट्रांजैक्शन इतने बड़े थे कि 40-50 करोड़ तो
चिल्लर की तरह लग रहे थे। गवर्नर सभी लोगों को हर्षद के अकाउंट पे खास नजर रखने के लिए कहता है और इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू चालू रखने के लिए बोलता है। इसके कुछ दिन बाद हर्षद को SBI के एक एम्प्लॉय सीतारमन का फोन आता है। इसमें वो हर्षद को अपने बाकी के सारे ड्यूज जल्द से जल्द क्लियर करने के लिए कहता है, क्योंकि खुद RBI के गवर्नर ने हर्षद के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की डिमांड की थी। सीतारमन SBI में हर्षद का सोर्स है और पिछले एपिसोड में उसने ही हर्षद मेहता को 500 करोड़ के चेक दिए थे। हर्षद ने अभी भी 170 करोड़ नहीं चुकाए जो उसके पहले से ड्यू थे। सीतारमन को यहाँ ये डर है कि हर्षद मेहता की बैंक स्टेटमेंट चेक होने पर वो 500 करोड़ भी सामने ना आ जाए जो उसने अभी लिए हैं। सीतारमन हर्षद को अपना बचा कुचा हिसाब क्लियर करने के लिए बोलता है। RBI गवर्नर के वार्न करने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मार्केट से अपना पैसा वापस ले लिया, जिससे सेंसेक्स पूरे 400 पॉइंट नीचे आके गिर गया। हर्षद को मार्केट को ऊपर बनाए रखने के लिए अभी फंड की जरूरत है और वो इस टाइम पे अपने ड्यूज क्लियर नहीं कर सकता, इसलिए वो सीतारमन को चिल मारने के लिए कहता है। लेकिन सीतारमन को ज्यादा डर है तो वो RBI के PDO में जाके डॉक्यूमेंट्स में छेड़खानी करके वहां से 500 करोड़ को गायब कर देता है और अपने बेटे का मुंडन का बहाना करके छुट्टी पे चला जाता है। यहाँ हर्षद, अश्विन और प्रणव इस बारे में बात करते हैं। प्रणव यहाँ हर्षद को एडवाइस करता है क्यों ना RBI गवर्नर से फेस टू फेस मिलके बात की जाए। हर्षद अपने दिल्ली के कॉन्टैक्ट्स यूज करके RBI गवर्नर के साथ एक मीटिंग फिक्स करवाता है। लेकिन वेंकटरमन हर्षद की ना ही पैसा इन्वेस्टिंग की स्कीम में इंटरेस्टेड है और ना ही वो हर्षद के बैंक की इंक्वायरी रुकवाने के लिए तैयार होता है, तो हर्षद को यहाँ से मुंह लटका के वापस जाना पड़ता है। थोड़े टाइम बाद SBI के मैनेजर को सीतारमन के इस घोटाले के बारे में पता चलता है। शुरू में उन्हें लगता है कि छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक है, लेकिन रिटेलिंग करने पर उन्हें पता चलता है कि किसी ने बुक्स को ओवरराइट करके उन्हें पूरे 500 करोड़ का चूना लगाया है। वो सीतारमन जो इस काम के लिए जिम्मेदार है उसे छुट्टी से वापस बुलाकर उससे इन्वेस्टिगेट की जाती है। प्रेशर में आके वो हर्षद के बारे में सब कुछ बता देता है और हर्षद को इस अमाउंट को क्लियर करने के लिए कहा जाता है। ये 500 करोड़ PMB के नाम पे इशू हुए थे, लेकिन हर्षद ने मिडल मैन बनकर ये 500 करोड़ गुल कर दिए। तो अब हर्षद से इस अमाउंट की BR यानी बैंक रिसिप्ट मांगी जाती है, लेकिन हर्षद उन्हें बताता है कि अभी उनके इनकम टैक्स की रेट पड़ी है तो वो अभी इस अमाउंट की BR नहीं दे पाएगा। वो BR देने के लिए 1 हफ्ते का टाइम मांगता है। वो SBI मैनेजर को ये कहकर कन्विंस करने की कोशिश करता है कि SBI और गुरोम और बहुत टाइम से पार्टनर है। इन दोनों ने मनी मार्केट में 1700 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया है, जिसमें SBI ने 200 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब हर्षद थोड़ा परेशान रहने लगता है। घर पे अश्विन हर्षद से इस बारे में पूछता है, लेकिन हर्षद उसे कुछ भी नहीं बताता। उसे अर्जेंट 500 करोड़ की जरूरत थी, लेकिन यहाँ हर्षद अपनी होल्डिंग्स भी नहीं बेच सकता था क्योंकि स्ट्राइक की वजह से स्टॉक मार्केट पर ताला लगा हुआ था, और ना ही वो अपने शेयर्स SBI को बेच सकता है क्योंकि फिर उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यहाँ प्रणव हर्षद को एडवाइस करता है कि क्यों ना वो सिटी बैंक के मैनेजर त्यागी से 500 करोड़ की BR मांगे, क्योंकि वही एक ऐसा बैंक है जो इस टाइम पे हर्षद की मदद कर सकता है। लेकिन हर्षद इससे साफ साफ इंकार कर देता है क्योंकि त्यागी और अजय केडिया दोनों पार्टनर हैं। वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर मनमाने भाव पे उसकी होल्डिंग्स खरीदना चाहेंगे। यहाँ त्यागी को भी सभी सिचुएशन पता होती है और वो उसका वेट करता है कि कब हर्षद आए और वो उसे एक्सप्लॉइट करे। कुछ और रास्ता ना मिलने पे वो दिल्ली वाले बाबा को फोन लगाता है, जिसने 3rd एपिसोड के लास्ट में हर्षद को मीटिंग के लिए बुलाया था। हर्षद उन्हें अपने परेशानी के बारे में बताता है और बाबा उन्हें फेरवानी यानी UTI के चेयरमैन, जिसने कभी हर्षद के साथ डील करने के लिए मना कर दिया था, उसके पास भेजते हैं। और फेरवानी जिस बैंक का चेयरमैन है, बाबा के कहने पे उस बैंक से बैंक रिसीप्ट दे देता है। फाइनली ये मैटर क्लोज हो जाता है, लेकिन त्यागी और केडिया इस बात से परेशान है कि हर्षद के पास एकदम से 500 करोड़ आए कहाँ से, और SBI भी इस बारे में कुछ नहीं बताएगा क्योंकि उससे उनकी इमेज खराब होगी। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं थी कि इंडिया के सबसे बड़े बैंक से 500 करोड़ एकदम से गायब हो गए। अब ये लोग हर्षद मेहता को एक्सपोज करने के लिए एक प्लान बनाते हैं और इस बारे में बताने के लिए वो SBI में अपने कॉन्टैक्ट से बात करते हैं। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि SBI की एक ब्रांच में फोन बज रहा है और इस फोन को उठाता है शरद बिल्लारी। शरद बिल्लारी वही बंदा है जो एपिसोड 1 में सुचिता को हर्षद के बारे में बताने के लिए आया था, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा कि त्यागी और केडिया ने मिलके SBI के एक एम्प्लॉय शरद बिल्लारी के कान में ये बात डाली कि SBI में कुछ तो गलत हो रहा है। अब यहाँ से आ जाते हैं हम एपिसोड 1 के अधूरे हिस्से में। अब इस फ्रॉड के बारे में बताने के लिए हर्षद टाइम्स ऑफ इंडिया में सुचिता से मिलता है। वो सुचिता को बताता है कि वो SBI में PR डिपार्टमेंट में काम करता है और SBI के रिकॉर्ड से एकदम से 500 करोड़ गायब हो गए। हर्षद का नाम आते ही शरद से मिली हुई जानकारी को डिस्कस करने के लिए सुचिता अपने मनी मार्केट के सोर्स को फोन करके मीटिंग के लिए बुलाती है और इसी वक्त शरद यहाँ से चला जाता है और इस सबसे अनजान शरद अपने घर पे एक गेट टुगेदर रखता है। यहाँ प्रणव हर्षद को बताता है कि ब्रोकर्स और सेबी में सेटलमेंट हो गई है और शेयर मार्केट बहुत जल्द खुलने वाला है। वहीं अजय केडिया मनु मुंद्रा यानी ब्लैक कोबरा से मिलकर उन्हें यह बताता है कि उसने टाइम्स ऑफ इंडिया के कान में यह बात डाल दी है कि हर्षद ने 500 करोड़ का घोटाला किया है और हर्षद का यह घोटाला पकड़ा गया तो उसके बाकी सारे स्कैम्स भी सामने आ जाएंगे और ऐसा हुआ तो उसकी बहुत बदनामी होगी और लोग उसके द्वारा खरीदे गए सभी स्टॉक्स बेचना शुरू कर देंगे।
इसीलिए उन लोगों को हर्षद के स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ मनु मुंद्रा कहता है कि अब मार्केट खुलने ही वाला है, अगर उसका स्कैम सामने भी आ जाता है तो वो अपने हिस्से के स्टॉक्स बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा और इस लॉस से बच जाएगा। इसी चीज को काउंटर करने के लिए अजय मनु मुंद्रा के पास आया है, क्योंकि मनु मुंद्रा मार्केट का दिग्गज है। अजय केडिया कहता है कि आप अपने सोर्सेस को यूज करके मार्केट को अभी खुलने से रोक सकते हैं। ना ही मार्केट अभी खुलेगा और ना ही हर्षद अपने स्टॉक्स को बेच के लॉस से बच पाएगा। उधर सुचिता देवाशीष से मिलती है। देवाशीष को ये सब एक सोची समझी चाल या किसी का प्लान लगता है। बिल्लारी जो एसबीआई में पीआर डिपार्टमेंट का बंदा है, कोई उसे सुचिता के पास क्यों भेजेगा। यहाँ सुचिता देवाशीष के इस शक को इग्नोर करती है। वो समझती है कि ये किसी का प्लान हो सकता है, लेकिन वो सच में हर्षद मेहता को एक्सपोज करना चाहती है। इसीलिए वो देवाशीष को इस इन्फॉर्मेशन की कंफर्मेशन के लिए एसबीआई में फर्दर इंक्वायरी के लिए भेजती है। देवाशीष के वहां से जाने के बाद वो अपने मनी मार्केट के सोर्स करमचंद से मिलती है, जिससे वो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में ही मिली थी। इन लोगों को हर्षद मेहता को एक्सपोज करने के लिए एक सॉलिड प्रूफ चाहिए था और वो अब इनके पास है। करमचंद यहाँ सुचिता को मनी मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझाता है और वो इसे ये बताता है कि ब्रोकर बैंक के पैसे को अपने पास कुछ दिन रख के उसे इन्वेस्ट करते हैं और ऐसा सभी ब्रोकर्स करते हैं। लेकिन सुचिता यहाँ पॉइंट आउट करती है कि हर्षद ये पैसा बिना किसी बैंक रिसीव के ले रहा था और वो भी पीएमबी के नाम पे, तो ये डेफिनेटली एक स्कैम है। अब सुचिता अपने स्टोरी को कवर करने के लिए हर जगह पूछताछ स्टार्ट करती है और वो किसी तरह हर्षद मेहता का नंबर निकाल कर उससे बात करने का ट्राई करती है, लेकिन हर्षद उसे टोटली डिनाई कर देता है और वो इसे कहता है कि इट्स टोटली गॉसिप। वहीं देवाशीष एसबीआई में शरद बेल्लारी के नाम पे इंक्वायरी करता है। वो कैंटीन में बैठ के हर्षद मेहता के बारे में कुछ लोगों से बात करता है। वहीं उसे पता चलता है कि हर्षद कुछ दिनों से एसबीआई में आ जा रहा है। वहीं उसे सीतारमन भी मिलता है और बातों बातों में सीतारमन देवाशीष को बताता है कि भले ही हर्षद ने 500 करोड़ ले रखे हों, लेकिन उसने 5-6 करोड़ को छोड़ के बाकी सब डील्स क्लियर कर दिए हैं। मेनवाइल टाइम्स ऑफ इंडिया का हेड एडिटर सुचिता को इस आर्टिकल को पब्लिश करने से मना करता है। हर्षद ने पर्सनली खुद एडिटर को फोन करके बताया कि सुचिता का आर्ग्यूमेंट बेसलेस है, क्योंकि एसबीआई के पूरे फंड वो रिफंड कर चुका है। यही देवाशीष भी सुचिता को सेम बात समझाता है। अगर हर्षद फंड्स रिटर्न कर चुका है तो ये तो कोई न्यूज़ हुई ही नहीं और ना ही ये कोई स्कैम हुआ। लेकिन सुचिता यहाँ फेयरलेस इंटेंस लेती है। वो कहती है कि ये पैसा भारत के लोगों का है और वो इसे अपने बाप का माल समझ के कैसे इस्तेमाल कर सकता है। एडिटर के मना करने पर सुचिता सबसे हेड जर्नलिस्ट दिलीप को फोन करके इस आर्टिकल को छापने के लिए परमिशन मांगती है। दिलीप सुचिता को एक सिंपल चीज़ बोलता है कि बिना प्रॉपर एविडेंस कोई भी इस आर्टिकल को नहीं छाप सकता, लेकिन अगर वो ये न्यूज़ किसी एसबीआई के सीनियर ऑफिशियल से कंफर्म कर ले तो वो इसे छापने की इजाज़त दे सकता है। सुचिता एसबीआई के चेयरमैन को फ़ोन करके उससे इस बात की परमिशन मांगती है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड चेयरमैन उसे बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में कभी कभी डिले तो हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। अब यहाँ एसबीआई वालों से गलती तो हुई है, लेकिन वो इतनी आसानी से एडमिट थोड़ी करेंगे, क्योंकि फटे तो फटे, नवाबी न घटे। न्यूज़पेपर का बिजनेस एडिटर सुचिता को आके ये बताता है कि अब सिर्फ 1 घंटे में न्यूज़पेपर पब्लिश होने के लिए चले जाएंगे, तब तक उसने आर्टिकल रेडी नहीं किया तो उसका आर्टिकल पब्लिश नहीं हो पाएगा। सुचिता अपने आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए जिद पे अड़ी है, क्योंकि ये कल तक ये न्यूज़ पुरानी हो जाएगी। वो अपने सोर्स करमचंद को फ़ोन करके किसी एसबीआई ऑफिशियल से मीटिंग के लिए जुगाड़ बैठाने के लिए कहती है, ताकि उसे कंफर्मेशन मिल सके। तभी उसका फ़ोन बजता है और एसबीआई का एक ऑफिशियल उसे सीक्रेटली बताता है कि ये न्यूज़ कंफर्म है, लेकिन वो अपना नाम बताने से इनकार कर देता है, क्योंकि उससे इसकी जॉब भी जा सकती है। एक्चुअली ये बंदा एसबीआई बॉम्बे का मैनेजरिंग डायरेक्टर है। 500 करोड़ की गड़बड़ी की जब बात सामने आई तो सबसे पहले एसबीआई के ऑफिशियल इसी के पास गए थे। इसी बंदे के ऑर्डर्स पे सीतारमन को वापस बुलाकर उससे पूछताछ की गई थी। अब सुचिता को हरी झंडी मिल चुकी थी और सुचिता ये आर्टिकल छाप देती है। यह आर्टिकल 23 अप्रैल 1992 को पब्लिश होता है सुबह। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि हर्षद न्यूज़पेपर में यह आर्टिकल देख के हक्का बक्का रह जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 के एंडिंग में हमने देखा था कि सुचिता ने एसबीआई और हर्षद मेहता के बीच हुए एक 500 करोड़ के घोटाले पे एक आर्टिकल लिखा था, लेकिन न्यूज़पेपर के हेड एडिटर जिसे हर्षद मेहता ने खुद कॉल करके ये बताया था कि ये न्यूज़ सिर्फ एक गॉसिप है, उसने एंड टाइम में आर्टिकल में ये एक चेंज कर दिया था कि उसने हर्षद मेहता नाम की जगह बिग बुल लफ्ज का इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी और ये बाद में अगर फेक निकलती तो हर्षद मेहता उन पर केस भी कर सकता था। इस आर्टिकल से हर्षद मेहता को शौक तो लगा, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हर्षद मेहता उस टाइम तक का इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बन चुका था, यहाँ तक कि अंबानी से ही बड़ा।
कुछ दिन बाद एक गोल्ड सेमिनार में हर्षद मेहता प्राउडली ये कन्फेस करता है कि हाँ उसने एसबीआई से 500 करोड़ लिए थे, लेकिन अब उसने पाई चुका दी है एसबीआई की। वो आगे बोलता है कि मैंने अपने पार्टनर्स और इन्वेस्टर को जितना प्रॉमिस किया था उससे कहीं गुना ज्यादा प्रॉफिट बना के दिया है। लेकिन न्यूज़पेपर वाले ये न्यूज़ नहीं छापेंगे क्योंकि उनका धंधा सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ से चलता है। सेमिनार के बाद अश्विन थोड़ा परेशान रहता है क्योंकि हर्षद मेहता ने डंके की चोट पे खुद ये बात सबको बता दी थी कि न्यूज़पेपर में उसी की बात हो रही है। लेकिन हर्षद अश्विन को कहता है कि उसने अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशन की सफाई देते हुए खुद को निर्दोष साबित किया है। यहाँ हेड एडिटर सुचिता को डांटते हुए ये कहता है कि उनको ये आर्टिकल हड़बड़ी में पब्लिश नहीं करना चाहिए था। देवाशीष भी सुचिता से यही कहता है कि अगर उनके पास थोड़े और सबूत होते तो वो हर्षद मेहता को और आसानी से लपेटे में ले सकते थे। सुचिता यहाँ कहती है कि इस आर्टिकल से कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन कुछ लोगों की नींद जरूर खुली है और वही बहुत जरूरी है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आरबीआई गवर्नर ने जब ये आर्टिकल पढ़ा तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि जिस स्कैम के बारे में उन्हें खुद फेयरलेस होकर जनता को बताना चाहिए था वो उन्हें न्यूज़पेपर के जरिए बात पता चल रही है। गवर्नर अब अपने ऑफिशियल से इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए कहते हैं क्योंकि आरबीआई ने पहले भी गाइडलाइंस जारी करके ये बताया था कि अब कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक रिसिप्ट से नहीं होंगी। अप्रैल 28, 1992 स्ट्राइक के बाद शेयर मार्केट फाइनली खुल जाता है, लेकिन सुचिता के आर्टिकल की वजह से अब लोग हर्षद के ऊपर से भरोसा खोने लगे हैं और इस वजह से उसी दिन सेंसेक्स 12.7% से नीचे गिर जाता है और ये उस टाइम तक का सबसे बड़ा फॉल था। और इस सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ हर्षद मेहता के स्टॉक्स को और इस वजह से अश्विन और भूषण थोड़े डरे हुए हैं कि एनएचबी बैंक जिससे इन्होंने एसबीआई को लौटाने के लिए 500 करोड़ लिए थे अब वो वापस कैसे करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम मनु मुंद्रा यानी ब्लैक कोबरा के चमचों को बातें करते हुए देखते हैं। यहाँ राकेश नाम का एक मोटा बंदा अपने पार्टनर से कहता है कि भले ही मार्केट डाउन चल रहा हो लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सही टाइम है। अगले 20 से 25 सालों में सेंसेक्स 30,000 के पार जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कोविड के टाइम पे हमें थोड़ा सा फॉल देखने के लिए मिलता है लेकिन अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। कहा जाता है ये बंदा कोई और नहीं रियल लाइफ में राकेश झुनझुनवाला है। अगले सीन में हम सुचिता को मनी मार्केट के सोर्स करमचंद के साथ एक बार में बैठा हुआ देखते हैं और वो सुचिता को बोलता है कि उसके आर्टिकल से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। ओवरऑल लोगों को सिर्फ यही लगा कि हर्षद मेहता ने पैसे उधार लिए और वापस करने में थोड़ी देरी कर दी। इस पर सुचिता बोलती है कि अगर क्या हो अगर हम क्वेश्चन ही चेंज कर दें कि हर्षद मेहता ने ये 500 करोड़ चुकाए कहाँ से, क्योंकि हर्षद मेहता ने ना कोई अपनी प्रॉपर्टी बेची है और ना ही अपनी किडनी। करमचंद यहाँ कहता है कि हर्षद मेहता ने कोई ना कोई जुगाड़ तो बिठाया होगा अपने सोर्स का इस्तेमाल करके। सुचिता यहाँ कहती है कि एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर्षद मेहता जो कर रहा है उसे कहते हैं ITUS यानी इसकी टोपी उसके सर। वो एक बैंक का पैसा चुकाने के लिए दूसरे बैंक से पैसा मांगता है और दूसरे बैंक का पैसा चुकाने के लिए किसी तीसरे बैंक से, और हमें इसी बात पे हर्षद मेहता को एक्सपोज करना है। वहीं हर्षद 500 करोड़ का जुगाड़ करने के लिए एक विदेशी बैंक के मैनेजर से मिलता है, लेकिन ये विदेशी BR बनाने से साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि RBI की गाइडलाइंस के अनुसार आप BR इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं RBI गवर्नर को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि बैंक्स तो बहुत ज्यादा घोटाला कर रहे हैं। RBI वाले रात भर बैठ के इन्वेस्टिगेट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये ऐसा वैसा घोटाला नहीं बल्कि पूरे 5,000 करोड़ का घोटाला है। RBI गवर्नर इस घोटाले के बारे में बताने के लिए अपने हाई अथॉरिटीज को कॉल करते हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर इस बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक करने से मना कर देते हैं अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए। कुछ दिनों बाद एक न्यूज़पेपर को किसी तरह ये बात पता चल जाती है और वो इस स्कैम के बारे में एक आर्टिकल छापती है। अब इस न्यूज़ से पूरे देश में कोहराम मच जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर RBI गवर्नर को तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्टिकल में लिखी सारी बातों को डिनाई करने के लिए कहते हैं। गवर्नर इस बारे में ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं क्योंकि घोटाला सच में हुआ है, लेकिन प्रेशर में आके इन्हें भी झूठ बोलना पड़ता है कि स्कैम इस लेवल का नहीं है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुचिता के साथ साथ कई सारे और पत्रकारों ने RBI गवर्नर से सवाल किए, लेकिन यहाँ गवर्नर की हालत बिल्कुल वैसी थी जैसी आपकी और हमारी कॉलेज वाइवा में होती है। अगले दिन सुचिता के एक आर्टिकल ने गवर्नर को लपेटे में ले लिया और वो उसमें छापती है कि गवर्नर अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहे हैं, लेकिन गवर्नर भी क्या करे, पॉलिटिशियन के आगे किसकी चलती है। नेता हर कोई कहता तीसरी मंजिल पे रहता इसकी बहन। अपनी जांच में RBI को अपनी सब्सिडरी बैंक यानी NH बैंक के घोटाले के बारे में पता चलता है जिसने चुपके से हर्षद मेहता को 500 करोड़ दे दिए थे। अब अपोजिशन भी इस स्कैम को लेके पार्लियामेंट में थोड़ा गर्म हो जाता है, तो सरकार को भी इस बारे में थोड़ा सीरियस होना पड़ता है और RBI इस स्कैम के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक अलग से एक कमेटी बिठाती है और CBI सीनियर ऑफिसर्स को ये केस दिया जाता है और CBI ये केस अपने सबसे सीनियर ऑफिसर माधवन को देती है जो कि एक बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। वहीं ये सब जानते हुए भी कि अब CBI की जांच होने वाली है, हर्षद मेहता अपने घर में आराम से गोल्फ खेल रहा है। लाइफ में एटीट्यूड हो तो ऐसा। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो
एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 12 अप्रैल 1992 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यानी कुछ दिन पहले का। यहाँ हर्षद मेहता फेरवानी यानी एनएचबी के चेयरमैन से 500 करोड़ के चेक्स ब्रांडलेस बैंक के नाम पे देने के लिए कहता है, लेकिन फेरवानी कहता है कि इसमें बहुत रिस्क है क्योंकि हर्षद इसके बदले उसे कोई भी रिसिप्ट नहीं देने वाला है। फेरवानी यहाँ थोड़ा परेशान है कि अगर ये फेरबदल पकड़ी गई तो उसने 40 साल से जो अपनी रेपुटेशन बनाई है वो मिट्टी में मिल जाएगी। उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, लेकिन यहाँ हर्षद मेहता कहता है कि फेरवानी जी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप और मैं आज जिस ओहदे पे हैं वहाँ रिस्क लेकर ही तो आए हैं और दिल्ली वाले बाबा की कृपा तो है ही। आप टेंशन मत लीजिए, आप कुछ ही दिनों में संसद में स्थापित हो जाएंगे। यहाँ से हमें पता चलता है कि फेरवानी को अब पॉलिटिक्स में उतरना है और उसके लिए उसे बाबा जी का सपोर्ट चाहिए और हर्षद बाबा जी का खास है, इसीलिए फेरवानी हर्षद मेहता की मदद कर रहा है। अब प्रेजेंट में हम के माधवन जो कि सीबीआई का जॉइंट डायरेक्टर है, उसे हम अपने सीनियर से बात करते हुए देखते हैं। सीनियर डायरेक्टर माधवन को बताता है कि ये देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है, इसलिए आरबीआई वाले भी उनकी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ माधवन का इंटेंस क्लियर है कि स्कैम मतलब चोरी और यहाँ इन्हें किसी भी तरह करके चोर को पकड़ना है। वहीं हम सुचिता और देवाशीष को एक चोर की तरफ जाते हुए देखते हैं। सुब्रमण्यम नाम के एक बंदे ने इन्हें फोन करके कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए इन्हें बुलाया है। देवाशीष यहाँ कहता है कि उन्हें किसी भी बंदे के बुलाने पे हमें मुंह उठा के कहीं पे भी नहीं चले जाना चाहिए। सुचिता उसे यहाँ बोलती है कि मुझे कौन नुकसान पहुंचाएगा, हर्षद एक बिजनेसमैन है, कोई किसी फिल्म का विलन नहीं और बहुत ही स्मार्ट गुजराती है, वो ऐसी स्टूपिडिटी नहीं करेगा। वहां जाके उसे पता चलता है कि सुब्रमण्यम का सोर्स कोई और नहीं बल्कि खुद आरबीआई गवर्नर है। आरबीआई गवर्नर यहाँ एनएचबी और हर्षद मेहता के बीच हुई डील के बारे में बताते हुए एक आर्टिकल पब्लिश करने के लिए कहते हैं। वो चाहते हैं कि फेरवानी पे एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो। सुचिता गवर्नर से पूछती है ऐसा आप खुद क्यों नहीं करते, क्योंकि आप तो आरबीआई के गवर्नर हैं। गवर्नर उसे बताते हैं कि फेरवानी कोई आम आदमी नहीं है, उसकी पहुंच ऊपर तक है और वो चाहते हैं कि इस न्यूज़ के चलते फेरवानी पे एक्सटर्नल प्रेशर भी बने और इसीलिए वो सुचिता को एज अ रेफरेंस प्रूफ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं। सुचिता यहाँ गवर्नर से पूछती है कि वो 5 लाख के घोटाले के सोर्स आप ही थे ना, लेकिन यहाँ गवर्नर कुछ रिएक्शन नहीं देते। लेकिन ऑनेस्टली वो न्यूज़ भी लीक गवर्नर ने ही की थी, क्योंकि अब सुचिता के पास प्रूफ भी है, तो वो बेखौफ होके फेरवानी और हर्षद मेहता के खिलाफ 500 करोड़ के घोटाले पे एक आर्टिकल लिखती है और फेरवानी इससे पहले कि उसकी और बदनामी हो वो रिजाइन कर देता है। हर्षद उससे मिलके ये बताता है कि उसे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसका पैसा बहुत जल्द ही लौटा देगा। अब फेरवानी का पैसा चुकाने के लिए हर्षद अपनी 1400 करोड़ की होल्डिंग्स को बेचने के लिए सिटी बैंक के मैनेजर त्यागी के पास जाता है, क्योंकि इस टाइम पे त्यागी ही एक ऐसा बंदा है जो उसके साथ 500 करोड़ की डील कर सकता है। लेकिन यहाँ त्यागी हर्षद की मजबूरी का फायदा उठाते हुए 1400 करोड़ की होल्डिंग्स का उसे सिर्फ 500 करोड़ ऑफर करता है। तो हर्षद मेहता उसे बोलता है कि वो पागल वागल तो नहीं है कि 1400 करोड़ के सिर्फ 500 करोड़। लेकिन त्यागी उसकी बात नहीं मानता और हर्षद मेहता उसे ये बोल के वापस आ जाता है कि अगर वो खुद डूबा तो वो सबको लेके डूबेगा। Why, Dada? Why? This is business. This is my flat. I know, but this is business. Hey. वापस जाते हुए प्रणव हर्षद को ताना मारते हुए कहता है कि हर्षद को वो डील वक्त रहते ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि सीबीआई वाले उसके पीछे पड़े हैं और वो बहुत ज्यादा संकीय होते हैं। वहीं सीबीआई ऑफिसर के माधवन फेरवानी के घर पे रेड मारता है और वहाँ कुछ ना मिलने पे उसे अपने साथ ले जाता है और बहुत बुरी तरह इंटोरोगेट करता है। फेरवानी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलता, तो सीबीआई वाले हर्षद को अपने लपेटे में लेने से पहले उसके बारे में पूरे प्रूफ इकट्ठा करना चाहते हैं और इसी के चलते वो एसबीआई में जाके हर्षद मेहता के बारे में पूछताछ करते हैं और उनकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। वो लोग सीतारमन को अरेस्ट करके ले आते हैं और फिजिकली टॉर्चर करके उससे सब कुछ उगलवा लेते हैं और कुछ टाइम बाद वो हर्षद के सारे बैंक अकाउंट सील करवा देते हैं। अश्विन यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि अगर फेरवानी ने उनके बारे में कुछ भी बताया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हर्षद उसे कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का भी नाम सामने आएगा। पीएमओ इस चीज़ में कैसे इन्वॉल्व है ये तो हमें बात नहीं पता चलेगा। हर्षद फाइनली उसके पैसे ना लौटाने पर उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन फेरवानी उसे कहता है कि अब वो ये सब नहीं झेल सकता क्योंकि उसकी एक इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी और उसकी दूसरी इन्वेस्टिगेशन होनी पक्की थी। 21 अप्रैल को खबर आती है कि फेरवानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सीबीआई इस बात से थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि फेरवानी इस केस में हर्षद के खिलाफ एक प्राइम विटनेस था। अब वो करप्ट एसबीआई ऑफिसर्स पे केस ठोक के हर्षद के घर पे रेड मारते हैं और वहाँ पे भी उन्हें ना कुछ मिलने की वजह से वो हर्षद और अश्विन को कस्टडी में ले लेते हैं। अब हर्षद की जेल जाने की न्यूज आग की तरह हर जगह फैल जाती है। हर्षद की मार्केट में बहुत ज्यादा बदनामी होती है और उसके इन्वेस्टर और पार्टनर उस पर विश्वास खो के उसके सारे स्टॉक्स को डंप करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हर्षद की फर्म ने जिन स्टॉक्स को होल्ड करके रखा हुआ था उनकी प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है और सेंसेक्स भी बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है। लोग इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो रिंग में हर्षद के ब्रोकर्स को कूट देते हैं और उसका पुतला भी जलाते हैं। सीबीआई
सीबीआई वाले हर्षद को तो छोड़ देते हैं, लेकिन इंक्वायरी के लिए हर्षद को अपने पास ही रख लेते हैं। उसके बाद भूषण अश्विन से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाता है। अश्विन क्योंकि टेंशन में था, वो बिना पढ़े इन डॉक्यूमेंट्स पे धड़ाधड़ साइन कर देता है। हर्षद सीबीआई वालों को ज्यादा कुछ नहीं बता रहा था, तो वो सीबीआई वाले उसे इमोशनली हर्ट करके उस पर प्रेशर बनाते हैं। माधवन हर्षद को बताता है कि तुम्हारे खिलाफ टोटल 31 केस हैं, एक से निकलोगे तो दूसरों में फंसोगे। बाहर में केडिया और त्यागी हर्षद की अरेस्ट को सेलिब्रेट करते हैं। केडिया यहाँ थोड़ा टेंशन में है क्योंकि आरबीआई की इन्वेस्टिगेशन अभी भी नहीं रुकी है और आरबीआई के हाथ कभी ना कभी उन तक भी पहुंच ही सकते हैं। त्यागी को यहाँ कोई टेंशन नहीं है क्योंकि फॉरेन बैंक्स वालों को इंडिया में कोई कुछ नहीं बोल सकता। एपिसोड के एंडिंग में हम देखते हैं कि हर्षद जेल से बाबा जी को फ़ोन करता है। बाबा जी हर्षद की मदद करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो हर्षद उन्हें धमकी देता है कि अगर वो फंसा तो बाकी सब भी फंसेंगे, क्योंकि इस स्कैम में बाबा जी और पीएम दोनों इन्वॉल्व हैं। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अब हम आते हैं 9th एपिसोड की स्टार्टिंग में, जहाँ हर्षद मेहता अपने एक वीडियो कैम में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। इस वीडियो में वो बोलता है कि आज के ज़माने में बिजनेस करना कोई आसान बात नहीं है। सक्सेस का रास्ता कई तरह के गड्ढों से भरा हुआ है और बिजनेस की गाड़ी सिर्फ मेहनत और ईमानदारी के भरोसे नहीं चल सकती। लेकिन इन चीज़ों से निपटने के लिए एक शॉर्टकट है जो दिल्ली संसद से होकर गुजरता है। अब ये शॉर्टकट आपकी कितनी मदद कर सकता है ये डिपेंड करता है कि आपके दिल्ली में कितने कनेक्शंस हैं और किन लोगों से हैं। हर्षद यहाँ इस चीज़ को रिवील करता है कि 1991 के इलेक्शंस में उसने प्राइम मिनिस्टर के कहने पे 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट एक सूटकेस में भर के उन्हें भेजा था। वो आगे बोलता है कि सीबीआई से लेके हर छोटा बड़ा अफसर आज उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, और ये सब इसलिए नहीं कि उसने कोई स्कैम किया है, बल्कि इसलिए कि जिन लोगों को वो जानता है और जिन लोगों के नेटवर्क से वो जुड़ा हुआ है उनका नाम सामने ना आ जाए। और वो ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा है कि अगर कल को उसे या उसके परिवार को कुछ हो जाए तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये किसने किया है। अब हर्षद मेहता इस वीडियो में किसके बारे में बात कर रहा है ये तो हमें एपिसोड में ही पता चलेगा आगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीबीआई भूषण से इन्वेस्टिगेट करके उसकी ऐसी की तैसी कर रही है। माधवन उससे पूछता है कि हर्षद का एक्चुअल प्लान क्या है, लेकिन भूषण को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो माधवन से कहता है कि एक बार हर्षद को बाहर आ जाने दो, फिर देखना, दिल्ली तो उसके जेब में है। माधवन भूषण से कहता है कि ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, तेरे सारे दिल्ली के एक एक दल्लों को मैं जेल में डलवा दूंगा। इस पे भूषण कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को भी। ये सुन के माधवन के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो सीबीआई डायरेक्टर से पीएमओ की इंक्वायरी करने के लिए कहता है। वो डायरेक्टर से कहता है कि सर मैं पीएम ऑफिस की इंक्वायरी करना चाहता हूँ, भूषण इसमें हमारा अप्रूवल भी बन सकता है, लेकिन डायरेक्टर दास इतनी बड़ी चीज़ की परमिशन माधवन को नहीं दे सकता, और माधवन वहाँ से वापस आ जाता है। अगले सीन में हम अश्विन और भूषण को देखते हैं जो हर्षद से जेल में मिलने आए हैं। अश्विन हर्षद को बताता है कि कोर्ट के कहने पर उनकी सारी प्रॉपर्टी रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा करवा दिए हैं। ये वही डॉक्यूमेंट है जिसपे भूषण ने पिछले एपिसोड में साइन लिए थे। लेकिन हर्षद पूछता है कि इन सबसे होगा क्या। इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि स्वामी जी इनकी कॉल्स को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। हर्षद गुस्से में आके बोलता है कि अगर उन लोगों ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो अपना मुंह खोल देगा और सबकी लंका लगा देगा। अगले सीन में हम सीबीआई डायरेक्टर को स्वामी जी के पास देखते हैं। स्वामी जी उसे कहते हैं कि किसी भी तरह इस केस में प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आना चाहिए। सबको यही लगना चाहिए कि हर्षद मेहता ने ये स्कैम अकेला अपने दम पे किया है। डायरेक्टर दास यहाँ कहता है कि माधवन में पीएम ऑफिस को इस मामले में घसीटने की चुल मच रही है, तो स्वामी जी उसे कहते हैं कि कैसे भी करके माधवन का मुंह बंद रखा जाए। स्वामी जी यहाँ डायरेक्टर को सुचिता पे भी नजर रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि सुचिता को कैसे भी करके कोई भी वाइटल इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है। ऑर्डर मिलने पे सीबीआई वाले सुचिता की ऑफलाइन स्टॉकिंग करना चालू कर देते हैं। और ये बात कि सीबीआई वाले एक जर्नलिस्ट पे नज़र क्यों रखे हुए हैं, इस बात की शिकायत लेके वो डायरेक्टर के पास जाता है के माधवन। डायरेक्टर माधवन को कहता है कि सीबीआई ऑफिसर सिर्फ उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं और भूषण हम लोगों को गुमराह कर रहा है, और तुम भी पागल मत बनो जो भूषण की बात में आके पीएम पे शक कर रहे हो। इस पे माधवन कहता है कि सर ये कोई आम फाइनेंशियल स्कैम नहीं है, अभी तक हम इस स्कैम की टोटल वैल्यू भी डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, और ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि हर्षद ने इतना बड़ा स्कैम खुद अपने दम पे कर लिया हो। कोई एक्सटर्नल सोर्स उसकी मदद जरूर कर रहा था। डायरेक्टर से कहता है कि क्योंकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, तुम हर्षद मेहता को छोड़ के इधर उधर अपना दिमाग घुसा रहे हो, तो आज से मैं खुद इस स्कैम का जिम्मा लेता हूँ। यहाँ माधवन समझ चुका है कि डायरेक्टर भी इस स्कैम में बिक चुका है। माधवन डायरेक्टर से कहता है कि सर आप अपने मालिक के पाले हुए तोते हैं,
लेकिन मैं वो गधा नहीं हूँ जो एक तोते की रटी हुई चीज़ों को मान लूँ। और मैं अब रिज़ाइन कर रहा हूँ और अब आप ही न्यूज़ वालों को ये न्यूज़ समझा देना कि मैंने बीच केस में रिज़ाइन क्यों किया। लेकिन डायरेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहाना बना देता है कि माधवन को प्रमोशन नहीं मिला, इसलिए उसने इस केस को बीच में ही छोड़ दिया। अब सीबीआई डायरेक्टर के कहने पे सीबीआई वाले हर्षद पे केस डाल के उसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन अंदर रख रहे थे। ये लोग एक्चुअली हर्षद को इतने ज़्यादा समय तक अंदर रख के उस पर प्रेशर बना रहे हैं कि हर्षद मेहता इस बात को कबूल कर ले कि ये पूरा स्कैम उसने अपने अकेले के दम पे किया है। बीच में अश्विन और भूषण सुचिता को बुला के उससे उसकी इस मामले में हेल्प मांगते हैं, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो हर्षद जेल में ही दम तोड़ देगा। इस पे सुचिता कहती है कि अगर मुझे आर्टिकल से किसी की मदद करनी है तो क्यों ना मैं उन लोगों के बारे में लोगों को बताऊं जिन लोगों की पूरी लाइफ सेविंग्स हर्षद की वजह से डूब चुकी है। और ये कह के सुचिता वहां से चली जाती है। 13 अगस्त को हर्षद को जेल से बेल मिल जाती है, लेकिन कोर्ट के बाहर ही एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले यानी ईडी वाले उसको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में गड़बड़ी करने के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। अब सीबीआई डायरेक्टर स्वामी जी को बताता है कि अभी तक तो उन्होंने हर्षद को दुनिया भर की धाराएं और केस लगा के अभी तक तो अंदर रखा है, लेकिन अब इससे आगे ऐसा नहीं चल पाएगा। स्वामी जी यहाँ डायरेक्टर को बोलते हैं कि वो भले ही फिजिकली हर्षद को जेल में ना रख पाएं, लेकिन जेल जाने का डर हर्षद के मन में बना रहना चाहिए। अब ये लोग हर्षद को मेंटली टॉर्चर करने का प्लान बनाते हैं। अब हर्षद बहुत दिनों बाद अपने घर वापस आता है। कुछ दिनों बाद वो जॉइंट पार्लियामेंट की मीटिंग के लिए दिल्ली जाता है, जहां एक बंदा होटल रूम में उससे आके मिलता है जो पीएम से रिलेटेड है। हर्षद समझ जाता है कि ये बंदा यहाँ क्यों आया है। हर्षद उसे अपने बैड एक्सपीरियंस के बारे में बताता है जेल के, और बोलता है कि आप लोग मुझे प्रोटेक्ट करो, इसके बदले में मैं किसी का भी नाम रिवील नहीं करूँगा, खासकर पीएम का। अगले सीन में हम हर्षद को जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में देखते हैं, जहां इसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सरकार की हेल्प करने के लिए बुलाया गया है। हर्षद यहां बोलता है कि अगर आपको इस स्कैम को कोई नाम देना है तो इस स्कैम को सिटी बैंक का नाम दो। ये बैंक्स लूप होल का इस्तेमाल करके पेट भर के पैसा छापती हैं, और ना सिर्फ बैंक, ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं कि दूसरा बैंक इनमें घुस ही ना पाए। अगर आपको कहीं से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है तो पहले सिटी बैंक का गला पकड़ो। हर्षद मेहता यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में फुल सपोर्ट करने का वादा करता है, लेकिन इसके बदले में उस पे लगे हुए सारे एलिगेशन माफ हो जाएं। और कमेटी वाले त्यागी को बुला के भी सिटी बैंक की फंक्शनिंग को लेके बहुत सारे सवाल करते हैं। आरबीआई गवर्नर चुप के सुचिता और देवाशीष से मिलते हैं, क्योंकि सीबीआई वाले अभी भी उसे स्टॉप कर रहे हैं। गवर्नर इनको अनऑफिशियल मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाते हैं। दिल्ली पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि इनका सॉस कोई और नहीं बल्कि पार्लियामेंट कमेटी का एक मेंबर है। ये मेंबर इनको बताता है कि वी नीड टू शिफ्ट आवर फोकस। स्कैम के नाम पे सब लोग हर्षद मेहता के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ये इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। जेपीसी के पास लिमिटेड पावर्स है, वो इन सब इरेगुलरिटीज को जानते हुए भी किसी को नहीं बता सकते, लेकिन वो ये सब सारे इन्फॉर्मेशन देवाशीष और सुचिता के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, ये इन्फॉर्मेशन इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। और ये दोनों इस डेटा की छानबीन करने के लिए लपक पड़ते हैं। ये लोग रात भर जागकर इन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करते हैं और अपने आर्टिकल्स के थ्रू लोगों को अवेयर करते हैं कि सिटी बैंक जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स की जांच किए बगैर इस स्कैम की पूरी जानकारी बाहर नहीं आ सकती। और फिर इस आर्टिकल के बाद केडिया और त्यागी दोनों के ऑफिस पे सरकारी एजेंसीज का छापा पड़ता है। केडिया और त्यागी बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिलते हैं। केडिया जेल की सजा काट के आया है तो वो थोड़ा डरा हुआ है। त्यागी उसे बताता है कि सिटी बैंक वाले उसका प्रमोशन करके उसे यूएस भेज रहे हैं ताकि इस स्कैम में उसका नाम ना आए। और जैसा कि स्वामी जी ने कहा था कि हर्षद के मन में जेल जाने का डर बने रहना चाहिए, तो हर्षद के घर पे सीबीआई वाले किसी न किसी बहाने से जांच करने के लिए आते रहते हैं। और एक बार तो ये लोग ड्रग स्मगलिंग तक का आरोप हर्षद मेहता पे लगा देते हैं। इन सब चीज़ों से ही परेशान होकर हर्षद ने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसे हमने एपिसोड की बिगिनिंग में देखा था। फाइनली हर्षद मेहता उस टाइम के सबसे बड़े लॉयर राम जेठमलानी के पास जाता है। राम जेठमलानी अब यहाँ हर्षद को पूरी तरह गाइड करते हैं। ये लोग एक लास्ट टाइम पीएम के सेक्रेटरी से मिलके उन्हें प्रोटेक्शन देने का वादा करने के लिए कहते हैं, वो भी रिटर्न में। लेकिन एज एक्सपेक्टेड सेक्रेटरी स्वामी जी के कहने पे मना कर देता है। अब इन लोगों को टैकल करने के लिए लॉयर और हर्षद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरे देश को ये बताते हैं कि हर्षद ने पीएम को खुद इलेक्शन के टाइम पे 1 करोड़ रुपए दिए थे। सीरीज में ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की असली फुटेज भी चलाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम जेठमलानी कहते हैं कि अगर इस स्कैम को कोई नाम देना है तो वो हर्षद मेहता स्कैम नहीं बल्कि पीवी नरसिम्हा राव स्कैम है, क्योंकि असली घोटाला तो पीएम ने किया है। इसी कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार पूछता है कि क्या 1 करोड़ रुपए एक सूटकेस में आ गए थे। इस बात के जवाब में हर्षद मेहता एक सूटकेस को खोल के दिखाता है जिसमें 1 करोड़ रुपए मौजूद थे। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो 9th एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा कि
पीएम के एक्सटर्नल प्रेशर को टैकल करने के लिए हर्षद मेहता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है अपने लॉयर के साथ, और इस कॉन्फ्रेंस में वो इस बात को रिवील करता है कि उसने 1991 के इलेक्शन में पीएम को 1 करोड़ रुपए दिए थे, जिसकी वजह से पीएम की इमेज में एक बहुत बड़ा डेंट आया। जिसके बाद दोनों साइड से मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए गए, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं निकल रहा था। लेकिन फाइनली शायद हर्षद और पीएमओ के बीच कोई डील हो गई थी। हर्षद कुछ टाइम बाद अपनी खुद की बातों से कॉन्ट्राडिक्ट करने लगा, ये प्रूफ करने के लिए कि उसने वो अमाउंट पीएम को दिया था। उसके बाद पीएम निवास की एक स्लिप थी, लेकिन अब वो स्लिप उसे मिल नहीं रही थी, यानी कोई सबूत नहीं था, और अगर कोई एविडेंस नहीं है तो कोई केस भी नहीं होगा। पीएम पे कभी आरोप प्रूफ नहीं हो पाए और लोग धीरे धीरे इस बात को भूलते चले गए, और हर्षद पे भी नार्कोटिक्स का केस कभी नहीं हुआ। हर्षद अब स्टॉक मार्केट से बैन हो चुका था। जो सेंसेक्स अप्रैल 1992 में 4,500 के पार हो चुका था, अब वो सेंसेक्स 2,000 पे आ चुका था। बहुत से लोगों ने इस मार्केट क्रैश में अपनी जिंदगी भर की सारी पूंजी खो दी। यहाँ हम देखते हैं हर्षद के फ्रेंड राहिल को, जिसे हमने एपिसोड 2 में देखा था। राहिल हर्षद के कहने पे मार्केट में पैसा लगा के बैठा हुआ था, और अब वो कर्जे में डूबा हुआ है, और इसी टेंशन के चलते वो छत से कूद के अपनी जान दे देता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ राहिल की नहीं, बल्कि राहिल जैसे हजारों लोगों की है जिसने हर्षद के कहने पे मार्केट में इन्वेस्ट किया था और अपनी जिंदगी भर की पूंजी खो दी थी। कुछ टाइम बाद सुचिता उसका इंटरव्यू लेने उसके घर आती है। हर्षद ने सुचिता को इसलिए बुलाया है कि इस पूरे मामले में हर्षद का पॉइंट ऑफ व्यू तो कभी कवर ही नहीं हो पाया। सुचिता हर्षद से पूछती है, मिस्टर मेहता, किसी टाइम पे आप लोगों के हीरो हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि आप अब मार्केट से बैन हैं, तो क्या आपका कम बैक मार्केट को स्टेबलाइज कर सकता है? लेकिन इस पे हर्षद कहता है कि मैंने कभी भी किसी भी चीज को स्टेबलाइज करने का वादा नहीं किया। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो। मैं अपने क्लाइंट्स के साथ साथ बहुत से लॉस का गिल्टी हूँ, बट उन लोगों के साथ साथ सफर तो मुझे भी करना पड़ रहा है। आज वर्चुअली मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। एक्चुअली हर्षद पर लगे हुए एलिगेशंस की वजह से कोर्ट ने उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी है। ये सब अभी तक हर्षद के नाम पे तो है, लेकिन वो उन्हें एक्सेस नहीं कर सकता है। 1994 में हर्षद मेहता के लॉयर राम जेठमलानी स्पेशल कोर्ट फॉर फाइनेंशियल स्कैम में सिफारिश करने का ट्राई करते हैं, ताकि हर्षद को लीगल इम्यूनिटी मिल सके और कोर्ट भी उसके सारे एसेट्स डिफ्यूज कर दे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी भूषण आके इन्हें बताता है कि सीबीआई वालों ने इन पर नए केस ठोक दिए हैं, और अब सेटलमेंट होने पर भी इन्हें सिर्फ फ्यूचर केसेस में ही राहत मिल सकेगी, प्रेजेंट केसेस में नहीं। हर्षद सुचिता को बताता है कि सीबीआई वालों ने उसका केस स्पेशली हैंडल किया है। मेरे ऊपर इतने सारे केस ठोके गए हैं। नॉर्मली एक केस पे एक ही एफआईआर होती है, लेकिन मेरे केस में एक एक केस पे 7 एफआईआर हैं। आज सीबीआई, आरबीआई, जेपीसी, ईडी सभी डिपार्टमेंट मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इनकम टैक्स वालों ने तो मेरे ऊपर 10,000 करोड़ का केस फाइल कर दिया है। लेकिन आपको पता है कि मेरा असली गुनाह क्या है? मेरा असली गुनाह ये है कि मैं हर्षद मेहता हूँ। उसके बाद हर्षद थोड़ा ऑफ टॉपिक जाके सुचिता से उसके सोर्सेस का नाम पूछता है, लेकिन सुचिता उनका नाम रिवील करने से साफ साफ इनकार कर देती है। हर्षद सुचिता से पूछता है कि आपके सोर्सेस को क्या मुझसे पर्सनली दुश्मनी थी? आई मीन सब लोग सिस्टम के लूप होल्स को ढूंढकर पैसा छाप रहे थे, देन व्हाई मी? और इस सब से आर्ग्यूमेंट थोड़ा हीट अप हो जाता है और सुचिता वहां से जाने लगती है। सुचिता के जाते जाते हर्षद उससे कहता है कि मैंने सुना है आप इस स्कैम पे कोई बुक लिख रही हैं। जब आपकी बुक कंप्लीट हो जाए तो मुझे जरूर दिखा दीजिएगा, चेक करने के लिए कि जो मैंने टैक्सेस पे करे हैं वो बराबर मेंशन है या नहीं। लेकिन सुचिता ऐसा नहीं करती, क्योंकि सुचिता अगर ऐसा करती तो उसे बुक में हर्षद मेहता का नाम भी ऐड करना पड़ता। बुक पब्लिश होने के बाद सुचिता देवाशीष से शादी कर लेती हैं। 1995 में स्पेशल कोर्ट हर्षद मेहता की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को ऑक्शन में बेच देता है, और उसके अगले साल पीवी नरसिम्हा राव गद्दी छोड़ देते हैं, और अब हर्षद मेहता सरकार का दुश्मन नहीं था, तो हर्षद कुछ नया ट्राई करने के बारे में सोचता है। हर्षद एक बार प्रणव को अपने ऑफिस में बताता है कि मेरे ऊपर 72 क्रिमिनल केसेस और 600 से भी ज्यादा सिविल केसेस ठोके गए हैं। ऐसे तो उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा। मेरा टाइम तो गया। तो प्रणव इस पे कहता है कि टाइम कभी जाता नहीं है, टाइम लाता है, वो भी एक्सपीरियंस। तो यहाँ से हर्षद को आइडिया आता है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए वो न्यूज़पेपर के फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिकल लिखने के बारे में सोचता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में सुचिता उसके कॉलम को ब्लॉक कर देती है, तो हर्षद नवदेश समाचार नाम के एक हिंदी अखबार में अपना आर्टिकल छापना शुरू करता है। वो अश्विन से कहता है कि वो ये सब टाइम पास के लिए नहीं कर रहा है, बस मेरा नाम हमेशा चर्चा का विषय बना रहना चाहिए। हर्षद फिर से 1997 में बहुत पॉपुलर हो जाता है। उसका एक खुद का टीवी शो भी स्टार्ट हो जाता है। अब वो तो स्टॉक मार्केट से बैन है, तो धनवंती ग्रुप ऑफ कंपनीज की आड़ में एक नई कंपनी खोलता है, यानी काम दूसरों का और दिमाग हर्षद का।
तो अब ये लोग BPL, वीडियोकॉन और स्टरलाइट जैसी कंपनियों के स्टॉक्स को उठाना चालू करते हैं, बिल्कुल पहले के जैसे। भूषण हर्षद को वार्न भी करता है कि अब उन लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि सभी लोगों की निगाहें उन्हीं पे गड़ी हुई हैं। हर्षद भूषण को कहता है कि टेंशन ना ले क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ तभी जाके गड़बड़ होगी, वरना नहीं होगी, सब ऐसा ही चलेगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। 1998 में पोखरण न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद यूएस जैसे देशों ने भारत पर हैवी सैंक्शंस लगाए। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मार्केट से अपने फंड्स विड्रॉ कर लिए और सेंसेक्स सिर्फ 3 दिन में ही 7% से भी ज़्यादा गिर गया और इस सबसे हर्षद मेहता को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब क्योंकि हर्षद फिर से एक्शन में था तो कुछ ना कुछ तो घपला होना ही था। अब इसके बारे में सुचिता को पता चल जाता है। एक्चुअली धनवंतरी को BSE का कुछ ड्यू अमाउंट देना था, लेकिन BSE उनसे अपना ड्यू अमाउंट लेने की जगह दूसरों को अपना ड्यू अमाउंट क्लियर करने के लिए कह रहे थे। सुचिता धनवंतरी के बारे में और डिटेल्स पता करती है तो उसे पता चलता है कि धनवंतरी ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर हर्षद मेहता की पत्नी के भाई हैं। सुचिता ये सब जानकारी जुटाकर सेबी को सेंड कर देती है क्योंकि अब सेबी के पास पावर्स हैं। फाइनली हर्षद की चोरी पकड़ी जाती है। वो मार्केट को कॉर्नर करके एक आर्टिफिशियल मार्केट बनाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका काम चौपट हो गया। हर्षद की अब एज होने लगी थी और उसकी हेल्थ भी थोड़ी बिगड़ने लगी थी। ईयर 2000 में अश्विन इनके कस्टोडियंस की फाइल चेक कर रहा था। यहाँ से उन्हें पता चलता है कि इनके एसेट से 27 लाख के शेयर्स का लॉट गायब है। ये शेयर्स इनकी लिस्ट में तो थे लेकिन कस्टोडियन की लिस्ट में नहीं। कस्टोडियन असल में वो बंदा है जिसकी कस्टडी में इनके सारे एसेट्स थे। अश्विन ये बात भूषण को बताता है क्योंकि भूषण ही इनके सारे एसेट्स मैनेज करता था। भूषण यहाँ बोलता है कि कस्टोडियन बहुत हरामी है, उसी ने कुछ घपला करके शेयर्स इधर उधर किए होंगे। लेकिन बात कुछ शेयर्स की नहीं क्योंकि उन शेयर्स की वैल्यू अब 300 करोड़ थी। अश्विन ये बात हर्षद को बताता है क्योंकि ये 300 करोड़ जो गायब हुए हैं उनका कर्जा कुछ हद तक कम हो सकता था। बहुत सोचने के बाद ये लोग गायब हुए 300 करोड़ के शेयर्स के बारे में बता देते हैं। इन लोगों को लगता है कि 1992 में जब इन पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब ये लॉट मिसिंग हो गया था। अब कुछ टाइम बाद भूषण हर्षद के पास रोते हुए आता है और वो बोलता है कि सीबीआई वाले उसकी जांच क्यों कर रहे हैं। तब हर्षद बताता है कि उन्होंने 300 करोड़ के शेयर्स के बारे में कस्टोडियन को बता दिया है और कस्टोडियन ने शायद सीबीआई वालों को इस बारे में बता दिया है, तो सीबीआई वाले बस इधर उधर जांच कर रहे हैं। तो भूषण बोलता है कि कस्टोडियन को बताने की क्या जरूरत थी, मुझसे ही पूछ लेते, मैंने ही बेचे हैं वो सारे स्टॉक्स। एक्चुअली जब 1992 में इन्वेस्टिगेशन चली थी तब भूषण डर गया था और उसने चुपके से ये 300 करोड़ के स्टॉक्स बेनामी कंपनी के नाम पे बेच के 300 करोड़ अपने पास रख लिए थे। इस बात पे हर्षद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भूषण को एक चांटा मार देता है। एक तो वैसे ही इन्हें सरकार को 2000 करोड़ से भी ज़्यादा देने हैं और अब भूषण की वजह से उन्हें 300 करोड़ और ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। यहाँ सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है जब हर्षद और अश्विन भूषण से लड़ने लगते हैं। भूषण ने हर्षद का ना सिर्फ विश्वास तोड़ा था क्योंकि अब सीबीआई वाले इस 300 करोड़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसके चलते हर्षद को दोबारा जेल जाना पड़ सकता था। ये लोग इस बारे में सीबीआई को भी नहीं बता सकते थे क्योंकि इन्होंने ऐसे ही बहुत बार इलीगली शेयर्स बेचे हैं। भूषण भी इन लोगों को साफ साफ बोल देता है कि वो इन पैसों को अब इनको वापस नहीं देगा और वो वहाँ से चला जाता है। सीबीआई इंटोग्रेशन में भूषण सीबीआई को बोल देता है कि ये हर्षद का एक नया स्कैम है। उनके मना करने के बाद भी हर्षद ने इलीगली उन शेयर्स को बेच दिया, तो सीबीआई हर्षद को एक बार फिर से अरेस्ट कर लेती है और फिर से ब्रूटल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। अश्विन हर्षद को बताता है कि वो जल्द ही उसे बाहर निकाल लेगा और हेल्थ ग्राउंड पे उसे जल्द ही बेल भी मिल जाएगी, लेकिन तब तक वो अपना ख्याल रखे। दिसंबर 31, 2000 को जेल में हर्षद को एक कार्डियक अरेस्ट आता है, यानी एक हार्ट अटैक। पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है और रास्ते में वो BSE की बिल्डिंग को देखता है। हॉस्पिटल में टाइम पे सही इलाज ना मिलने की वजह से हर्षद बेंच पे ही दम तोड़ देता है और हर्षद की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। उसकी फैमिली लास्ट में उसे मिल भी नहीं पाती। हर्षद की डेथ के बाद बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस माफ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा सिविल केसेस के साथ में नहीं होता। अश्विन आज भी अपने भाई और अपनी फैमिली को बहुत सारे सिविल केसेस में डिफेंड कर रहे हैं। 2006 में सुचिता दलाल को पत्रकारिता के लिए पद्मश्री मिला और इसी तरह ये सीरीज यहाँ खत्म हो जाती है। ये सीरीज आपको कैसी लगी, हर्षद मेहता के साथ सही हुआ या गलत, और भूषण के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये सब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें सिग्मा ट्रेडर को।